Hello students, welcome to our channel MRS Tutorial. MRS Tutorial has announced its full syllabus crash course of chemistry free of cost for NEET and JEE Sprints of 2020 on our YouTube channel by Dr. Mukesh Sachdeva sir. इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये टॉपिक है, कंफर्म क्वेश्चन आना ही है, एक या दो। और पढ़ के आओगे तो ज़्यादा फायदा होगा, मेरी बात जल्दी समझ में आएगी, रिसीविंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और जब बात समझ में आएगी तो क्वेश्चन लगेगा भी, उसका रिजल्ट भी सामने दिखेगा। हाँ देखो, हाँ बातें कहाँ से हो रही है। हाँ देखो, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम लोग मेनली कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में स्टडी करते हैं। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ऐसा सॉल्ट जहाँ मेटल लिगेंड की बॉन्डिंग होती है, जिसमें लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन मेटल को देता है। तो ये हो गया डोनर, ये हो गया एक्सेप्टर, ये लुईस बेस और ये हो गया लुईस एसिड। तो लुईस बेस लुईस एसिड के बीच की बॉन्डिंग है कोऑर्डिनेट। इस तरह की बॉन्डिंग से बने कंपाउंड को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। वैसे सॉल्ट तो कई तरह का होता है, एसिड सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट, डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। हमको पढ़ना क्या है, मेनली कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। क्या डिफरेंस है नॉर्मल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में? जल्दी बता, किसी को पता? हाथ उठा जल्दी। डिफरेंस क्या है नॉर्मल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में? डिफरेंस क्या है? हाँ, नॉर्मल सॉल्ट जो होंगे वो पानी में जाने पर आयनों में टूट जाएगा, जबकि ये आयनों में नहीं टूटेगा। जैसे मेरे सामने है कोबाल्ट NH3 ये कंपाउंड को हम पानी में डालेंगे तो हमको ये टूट के कोबाल्ट आयन नहीं मिलेगा। कोबाल्ट आयंस हमको फ्री फॉर्म में नहीं मिलेगा, क्योंकि बॉन्डिंग कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाटर में आयनाइज नहीं होता। अच्छा, मान लो हमने कोई आयनिक कंपाउंड डाल दिया, COCl3 डाल दिया पानी में, तो ये टूट जाएगा। ये नॉर्मल सॉल्ट है, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। ये पानी में टूट जाएगा आयनों में, ये आयनों में नहीं टूटेगा, क्योंकि बॉन्डिंग क्या है, कोऑर्डिनेट। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाटर में आयनाइज नहीं होता। ये मेन डिफरेंस है नॉर्मल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में। अच्छा, ये जैसे मान लो पानी में टूटेगा नहीं, कोबाल्ट आयन फ्री देगा नहीं, हम इसको टेस्ट भी नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। इसको पानी में डाल के आयनों में तोड़ देंगे और फ्री आयंस को हम अलग अलग टेस्ट कर सकते हो, लेकिन इसको हम अलग अलग टेस्ट नहीं कर सकते। जैसे तुमको मोहर सॉल्ट दिया गया, मोहर सॉल्ट, फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट .6H2, यह है डबल सॉल्ट है, दो सॉल्ट का कॉम्बिनेशन है। इसको हम वाटर में डालेंगे तो हमको फेरस आयन फ्री देगा, फेरस आयन मिलेगा, सल्फेट आयन भी मिलेगा, अमोनियम आयन भी मिलेगा। हमको सारे आयन्स अलग अलग मिल जाएंगे, अलग अलग मिल जाएंगे। लेकिन हमने K4FeCN होल से इसको पानी में डाल दिया, तो इस सॉल्ट को जब हम पानी में डालेंगे तो हमको पोटेशियम आयन तो मिलेगा, पोटेशियम आयन तो मिलेगा, लेकिन फेरस आयन नहीं मिलेगा, साइनाइड आयन नहीं मिलेगा, फ्री फॉर्म में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कि बॉन्डिंग कोऑर्डिनेट है और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड पानी में आयनाइज नहीं होता है। इसलिए हम यहाँ पर आयरन का टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे आयरन का हम टेस्ट कर सकते हैं। तुम्हारे सामने 4 सॉल्ट रख दिया गया, पूछा इसको मेटल का टेस्ट करना है, मेटल का, तो उसके लिए हम कौन सा सॉल्ट यूज़ करें? नॉर्मल सॉल्ट यूज़ करें, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट यूज़ करें? समझ में आया ना? तो हम लोग को पढ़ना किसके बारे में? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में, जहाँ मेटल लिगेंड की बॉन्डिंग है। लिगेंड अपना लोन पेयर मेटल को देता है और मेटल उसको एक्सेप्ट कर लेता है, बनाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्यों मेटल एक्सेप्ट क्यों करता है? मेटल लिगेंड के द्वारा दिए इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट क्यों करता है? क्योंकि उसके पास वैकेंटी है। हाँ, स्टेबिलिटी पाने के लिए। और स्टेबिलिटी 3 तरह की होती है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी। कोई भी मेटल लिगेंड से इलेक्ट्रॉन इसलिए एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करने के बाद उसका इलेक्ट्रॉन नोबल गैस के बराबर हो जाए। जैसे नोबल गैस स्टेबल है, वैसे वो भी स्टेबल हो जाए, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी। दूसरा, बॉन्डिंग के बाद स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी भी मिलती है इसमें, स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी। और तीसरा है थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी। इन 3 स्टेबिलिटी में सबसे ज़्यादा मेन कौन है? हाँ, थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी द मेन काज ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। अब ये तीनों स्टेबिलिटी को समझना होगा। जो क्वेश्चन आते हैं ना, ज़्यादातर यहीं से आते हैं। लास्ट ईयर भी जो पूछे थे, 2 साल क्वेश्चन पूछे थे, वो स्टेबिलिटी पे ही पूछा था। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, बोलो, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी,
ये सब क्या है? जॉन टेलर डिस्टॉर्शन स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी है, और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी थर्मोडाइन स्टेबिलिटी है, और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी है। 3 तरह की स्टेबिलिटी मेटल को मिलती है जब मेटल लिगेंड के साथ बॉन्ड बनाता है। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी, और तीसरा थर्मो डायनामिक स्टेबिलिटी। एक एक करके सबको समझा जाए। हाँ, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी की बात है। तो ये मेटल लिगेंड से बाइंड करेगा, लिगेंड का लोन पर एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करने के बाद इसका टोटल इलेक्ट्रॉन नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर होना चाहिए। और देखो हमारे सिलेबस में मेनली 3D मेटल है। 3D एलिमेंट क्या है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। ये जितने भी 3D के मेटल हैं, जब लिगेंड से बाइंड करेंगे, लोन पर एक्सेप्ट करेंगे, तो एक्सेप्ट करने के बाद टोटल इलेक्ट्रॉन नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर होना। हाँ, इसके सबसे नियरेस्ट नोबल गैस कौन है बताइए? 4th पीरियड है ना। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। मतलब ये सब क्रिप्टॉन की तरह होना चाहते हैं। क्रिप्टॉन जैसे स्टेबल है 36 एटॉमिक नंबर, वैसे ये भी 36 चाहते हैं। ये बात किसकी है? 3D की। अच्छा, मान लो कोई 4D का मेटल रहता तो वाइट्रियम, बस 4D का मेटल रहेगा तो ठीक नीचे वाला चाहेगा, है कि नहीं? हर मेटल अपने नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन चाहता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी चाहता है। अब जैसे मेरे सामने रखा है कंपाउंड, ये देखो सामने। हाँ, इसमें कोबाल्ट का कहाँ गया? ये इसका एटॉमिक नंबर कितना था? 27। जब फ्री फॉर्म में अकेला था तो उसमें 27 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन बॉन्डिंग के दौरान उस पर कुछ चार्ज आया। हाँ, इसमें कितना चार्ज है चेक करो। कोबाल्ट का चार्ज पता नहीं, x मान लो। अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं होता, 0 संख्या है 6। हाँ, क्लोराइड पे कितना चार्ज होता है? -1 संख्या कितनी है? 3। और पूरा कंपाउंड क्या है? न्यूट्रल। तो नेट चार्ज क्या हो गया? 0। हाँ, सॉल्व करो, x की वैल्यू +3, यानी इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। इसको बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी। क्या बोलते हैं? हाँ, प्राइमरी वैलेंसी क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर, प्राइमरी वैलेंसी क्या हो गई? +3। अच्छा, कोबाल्ट अकेला था, फ्री फॉर्म में था, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे? 27 था। उसमें से 3 लॉस हो गया। अच्छा, उसके बाद इसकी मुलाकात अमोनिया से हुई। 3 लॉस करने के बाद मुलाकात अमोनिया से हुई। एक अमोनिया कितना देगा? लोन पेयर। लोन पेयर मतलब जोड़ा, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 कितना देगा? 12। जोड़ा कितना हुआ? 36 हो गया। मतलब अब ये कोबाल्ट अमोनिया के साथ बॉन्ड बनाने के बाद उसका टोटल इलेक्ट्रॉन नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर आ गया। मतलब इस कॉम्प्लेक्स में मेटल को इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी मिल गई। इसको बोलते हैं सिडविक रूल्स ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। क्या बोलता है सिडविक? सिडविक रूल ये कहता है कि जितने भी मेटल्स हैं वो बॉन्डिंग के बाद अपना टोटल इलेक्ट्रॉन नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर करना चाहते हैं। अच्छा, चाहते हैं, लेकिन क्या सबको स्टेबिलिटी मिल जाती है क्या? किसी को मिलती है, किसी को नहीं भी मिलती है। अच्छा, नहीं मिलती, इसका मतलब ये नहीं कि कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा, कंपाउंड नहीं बनेगा, बन भी सकता है, बनेगा भी, क्योंकि उसके पास है थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी। क्योंकि थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी मेन काज है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कोई मेन काज नहीं है। देखो, यही बात तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग में भी आता है। नेचर में ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 8 से कम है और 8 से ज़्यादा भी है, फिर भी मॉलिक्यूल तो एग्जिस्ट करता है। जैसे PCl5, बोलो NO। ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें ऑड इलेक्ट्रॉन है वो भी एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब कि मॉलिक्यूल के एग्जिस्टेंस के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी मेन काज नहीं, मेन काज है थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी। लेकिन हर मेटल चाहता है कि हमको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी मिले, उसके लिए वो नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन पाना चाहता है। और ये देखा गया कि जितने भी मेटल कार्बोनाइल कंपाउंड है उसमें ये रूल, सिडविक रूल, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फॉलो हो जाता है। मतलब जितने मेटल कार्बोनाइल कंपाउंड होंगे वो नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन पा जाएंगे। जैसे एग्जांपल है निकेल टेट्राकार्बोनाइल। मॉन्ड प्रोसेस होता है ना, मॉन्ड प्रोसेस में निकेल का आइसोलेशन करते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स वेपर के रूप में बाहर आता है। ये कॉम्प्लेक्स बनता है मात्र 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है जब कार्बन मोनोऑक्साइड की वेपर पास कराते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स बनता है। इसमें ध्यान से देखो, निकेल का एटॉमिक नंबर कितना है? निकेल का एटॉमिक नंबर है 28। हाँ, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड पर कोई चार्ज है नहीं,
तो जब ये चार्ज नहीं, कॉम्प्लेक्स पर कोई चार्ज नहीं, तो इस पर भी कोई चार्ज, मतलब कोई लॉस भी नहीं इसमें। अच्छा, एक लिगेंड कितना देगा? 2, 4 कितना देगा? 8, जोड़ो 36। देखो नोबल गैस की स्टेबिलिटी आ गई, मतलब ये कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबल है, इसमें इफेक्टिव एटॉमिक रूल, सिडविक रूल फॉलो हो गया। अब तुम्हारे सामने 4 कॉम्प्लेक्स रख देगा, अब पूछेगा विच कॉम्प्लेक्स फॉलो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। क्या चेक करोगे, क्या देखोगे? ये देखोगे कि क्या वो कॉम्प्लेक्स अपने नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन पा गया। यदि पा गया तो उसमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल फॉलो हो गया। समझ में आया? चेक कर सकते हो ना, कोई भी कॉम्प्लेक्स सामने रख दे, पूछे विच कॉम्प्लेक्स फॉलो इफेक्टिव टाइम नंबर रूल, सिडविक रूल्स, तो हम देखेंगे उसमें यदि बॉन्डिंग के बाद नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया तो समझो वो रूल फॉलो कर गया, उसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी आ गई। हाँ बताओ, इसमें आ जाएगा कॉपर टेट्रा अमोनियम सल्फेट। क्या इसमें इफेक्टिव एटॉमिक रूल फॉलो होगा? हाँ, कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना है? 29। हाँ, सल्फेट पे कितना? 2 नेगेटिव। अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं है, तो जब 2 नेगेटिव न्यूट्रल तो क्या होगा? 2 पॉजिटिव। पूरा कंपाउंड क्या? न्यूट्रल। और जब कॉपर 2 पॉजिटिव, 2 का लॉस, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस। अच्छा, एक अमोनिया कितना देगा? 2। हमेशा लिगेंड लोन पेयर देता है, हमेशा लिगेंड इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देता है 2, तो एक लिगेंड देगा 2, 4 देगा 8। हाँ जोड़ो, कितना आया? 35। मतलब एक इलेक्ट्रॉन से अभी पीछे रह गया ये, मतलब इसको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी नहीं मिली, इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी रह गई। यहाँ इफेक्टिव एटॉमिक रूल, सिडविक रूल फेल। अच्छा, फेल का मतलब ये नहीं कि कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा, एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इसमें है थर्मो डायनेमिक स्टेबिलिटी। अब वो स्टेबिलिटी क्या हम आगे बात करेंगे, पहले बताइए समझ में आया? और देखो हमने कहा ना कि जितने मेटल कार्बोनाइल है उसमें इफेक्टिव एटॉमिक रूल फॉलो करता है। इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि यदि कोई मेटल आयरन भी है, मान लो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा तुम बता सकते हो? फॉर्मूला बता सकते हो? क्या होगा फॉर्मूला बताओ? FeCO होल 5। समझ में आया क्यों? क्योंकि आयरन का 26 है और पता है इसमें ये रूल पास होना है, मतलब 36 मिलना ही मिलना है। तो 36 में से 26 घटाओ 10, मतलब इसको 10 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और एक लिगेंड कितना देगा? 2, तो 10 पाने के लिए 5 लिगेंड चाहिए। फॉर्मूला बन गया, FeCO होल 5 आ गया। हाँ बोलो, समझ में आया? ऐसे ही क्रोमियम का भी देखो, क्रोमियम भी कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो उसका फॉर्मूला तुम बता सकते हो? बोलो। हाँ, इसमें 6 आएगा। क्रोमियम का है 24, चाहिए 36, डिफरेंस कितना? 12, और 12 इलेक्ट्रॉन पाने के लिए 6, तो यहाँ फॉर्मूला होगा CrCO होल 6। फिर कहोगे इसका मतलब 36 मतलब 36 इवन नंबर की ऑड नंबर है? इवन है कि ऑड? इवन। तो इसका मतलब 36 इवन नंबर पाने के लिए उस मेटल के पास भी इलेक्ट्रॉन इवन में होना चाहिए। जैसे आयरन का 26 था, क्रोमियम का 24 था, बताओ 26 इवन नंबर में आ रहा है, मतलब इवन नंबर का मेटल रहेगा तभी बनाएगा। इसका मतलब बोलो, उस मेटल का इलेक्ट्रॉन इवन नंबर में रहेगा तभी ना नोबल गैस आएगा, तभी ना 36 को आएगा। जब ऐसा नहीं, ऑड नंबर वाला भी बना सकता है। तो ऑड नंबर में क्या होगा? जो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचेगा वो मेटल मेटल बॉन्ड बना लेगा। क्या करेगा? मेटल मेटल, पहले मेटल मेटल बॉन्ड बना लेगा, उसके बाद बचे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लेंगे। बोलो। एक पॉसिबिलिटी ये भी है, यदि कोई ऑड नंबर का इलेक्ट्रॉन मेटल है और वो मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स बना रहा है, तो ऐसे केस में इफेक्टिव एटॉमिक रूल फॉलो करने के लिए मेटल मेटल की बॉन्डिंग हो जाएगी। बोलो। हाँ, ऐसे है एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर क्या है? बोलो बोलो। 25। 25 है ना? हाँ, तो जब 25 है, जैसे मैग्नीज आपस में पहले बॉन्ड बना लिया, बताओ अब बॉन्ड बनाने के बाद कितना? 25 था, 25 था, एक बॉन्ड बना, अब कितना हो गया? 26 हो गया। ये भी कितना हो गया? 26 हो गया। अब 26 के बाद बॉन्डिंग होगी इसकी। अब 26 के बाद कितना चाहिए? 36। बोलो। 36 हो गया ना? तो बताओ अब 5 लिगेंड चाहिए। बोलो।
तो ऐसे केस में ब्रिज कॉम्प्लेक्स बनता है। ब्रिज मतलब दो मेटल के बीच में ब्रिज कार्बोनाइल। और जो ब्रिज कार्बोनाइल जब होता है ना, तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलता है, किसको मिलता है भी सुन लो। जो ब्रिज लिगेंड रहेगा उसमें से दो में से एक इसके साथ और एक इसके साथ। अब तुम्हारे सामने कोई कॉम्प्लेक्स दे दिया, उसमें मेटल का 25 आ रहा है मान लो, तो पहले मेटल मेटल बॉन्डिंग कर लेंगे, उसके बाद हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। ऐसे एडजस्ट करेंगे ताकि कॉम्प्लेक्स बीच में काटो तो सिमेट्रिकल आ जाए, बराबर बराबर हिस्से में बांट दो लिगेंड को। बोलो समझ में आ रहा है? अच्छा, लिगेंड को हम लोग क्लासीफाई करते हैं बाइंडिंग साइट के आधार पर, जिसमें एक बाइंडिंग साइट है कि उसको बोलते हैं मोनोडेंटेट, दो बाइंडिंग साइट है बाइडेंटेट, तीन है तो, चार है तो, मैक्सिमम 6 हेक्सा तक जाएगा, हेक्सा तक। इसमें हेक्सा का एग्जांपल क्या है? EDTA। अब क्वेश्चन आएगा कि EDTA में बाइंडिंग एटम कौन कौन से हैं, डोनर एटम कौन कौन से हैं? उसमें लिखा ओनली ऑक्सीजन, ओनली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन दोनों है इसमें, ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी है। फिर क्वेश्चन आएगा कितने डोनर ऑक्सीजन है, कितने डोनर नाइट्रोजन है? 4 डोनर और नाइट्रोजन, टोटल कितने हो गए? 6, मतलब हेक्साडेंटेट हुआ। इसका स्ट्रक्चर पता है ना? हाँ, इसमें एक डोनर ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन और ये नाइट्रोजन 5 और 6। ठीक है। ऐसे लिगेंड जिसमें कई बाइंडिंग साइट होती है, कई बाइंडिंग साइट, ऐसे लिगेंड को हम लोग बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, चिलेटिंग मतलब साइकिलाइजेशन। इसमें मेटल लिगेंड के बीच साइकिल बन जाती है, साइकिल स्ट्रक्चर बन जाने से इसको बोलते हैं साइकिलाइजेशन या बोलते हैं चिलेशन, और ये लिगेंड हो जाएगा चिलेटिंग लिगेंड। इससे फ़ायदा क्या होगा? कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ती है। जब साइकिल बनने लग जाती है ना मेटल लिगेंड के बीच, रिंग फॉर्मेशन होता है, तो रिंग फॉर्मेशन से स्टेबिलिटी आती है। मतलब चिलेटिंग लिगेंड के जो कॉम्प्लेक्स होंगे वो मोनोडेंटेट लिगेंड से ज़्यादा स्टेबल होंगे। अच्छा, कुछ में फ्लैक्सीडेंटेट लिगेंड किसे बोलते हैं? फ्लैक्सीडेंटेट लिगेंड जिसमें फ्लेक्सिबल होता है, कोई फिक्स नहीं है कि सारे के सारे बॉन्डिंग साइट बॉन्डिंग में भाग लें। ठीक है। इसके पास 6 बाइंडिंग साइट है, EDTA के पास 6 बाइंडिंग साइट है, लेकिन 6 बाइंडिंग साइट बॉन्डिंग में भाग ले कोई ज़रूरी नहीं है। भाग उतना ही लेगा जितना मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर की ज़रूरत है। समझ में आया? और ज़रूरत कैसे समझ में आएगी? ज़रूरत कैसे समझ में आएगी? उसका एटॉमिक नंबर कितना है, उस पर चार्ज कितना है, और जितना एटॉमिक नंबर होगा, जितने इलेक्ट्रॉन्स के पास होंगे, चार्ज के अनुसार उसको नोबल गैस की स्टेबिलिटी पाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, उसका इतना ही बॉन्ड बनाएगा वो। समझ में? भले इसमें 6 बाइंडिंग साइट हो सकता है 4 बाइंडिंग यूज हो सकता है 3 यूज हो, मतलब कोई फिक्स नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं फ्लैक्सीडेंटेट लिगेंड। तो एक होगा फ्लैक्सीडेंटेट, एक होगा चिलेटिंग, एक होता है एम बाइडेंटेट लिगेंड। एम बाइडेंटेट लिगेंड्स में हाँ 2 बाइंडिंग साइट होगी, लेकिन डोनेशन किसी एक के थ्रू होगा। कोई एक ही डोनेट करेगा, दोनों डोनेट नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल साइनाइड, इसमें डोनर कार्बन भी है और डोनर नाइट्रोजन भी है। दोनों अपना इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, कार्बन भी दे सकता है और नाइट्रोजन दे सकता है। अच्छा, ऐसी लिगेंड की पहचान क्या है? मतलब उसका तुम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे तो उसमें डोनर एटम कार्बन भी दिखेगा और नाइट्रोजन भी रहेगा, दोनों के पास लोन पेयर रहेगा, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा। या उसकी और पहचान हमने बताई थी, हाँ, उस पर एक नाइट्रोजन जरूर रहेगा। दे आर स्यूडो हेलोजन बोलते हैं इसको, स्यूडो हेलोजन। जितने स्यूडो हेलोजन्स हैं वो सब एम बाइडेंटेट लिगेंड है। उसमें डोनर एटम 2 होगा और डोनेशन किसी एक के थ्रू होगा। जैसे हमने कहा साइनाइड तो बताया ही है, थायोसाइनाइड, SeCN-, OCN-, NCS-, N3-, दिख रहा है ना? ये सब जो है एम बाइडेंटेट लिगेंड है। सब में डोनर एटम 2, लेकिन डोनेशन किसी एक के थ्रू होगा। और ऐसे लिगेंड जब किसी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं ना, तो उसमें
लिंकेज आइसोमर आ जाता है। क्या आता है? लिंकेज आइसोमर। अब जैसे कार्बन ने डोनेट किया तो साइनो, और नाइट्रोजन डोनेट किया तो आइसोसाइनो, उसमें आइसो शब्द आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो नाम भी बदल जाएगा क्योंकि प्रॉपर्टी बदल गई, कलर बदल जाएगा, उसका कलर बदल जाएगा, प्रॉपर्टी बदल जाएगी, तो नाम भी बदल जाएगा। बोलेंगे आइसोमर। आइसोमर का मतलब क्या है? फॉर्मूला सेम बट कंपाउंड इज डिफरेंट। और इस तरह के लिगेंड जब भी किसी कॉम्प्लेक्स में आएंगे वहां तुमको मिलेगा लिंकेज आइसोमर। लिंकेज मतलब बाइंडिंग साइड दोनों की डिफरेंट, तो बोलेंगे लिंकेज आइसोमर। अच्छा, एक होता है पाई एसिड लिगेंड। क्या बोलते हैं? वो क्या होता है पाई एसिड लिगेंड? बोलो पाई एसिड लिगेंड किसको बोलते हैं? पाई एसिड लिगेंड। हाँ बोलो, पाई एसिड लिगेंड। हाँ, लिगेंड अपना, अच्छा एक मिनट, जब लिगेंड अपना पाई इलेक्ट्रॉन देता है तो ऐसे वो तो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड हो गया, जिसमें पाई टाइप हो गया। ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड तीन तरह का होता है, सिग्मा टाइप, पाई टाइप और सिग्मा एंड पाई टाइप। तो जो अपना पाई, जैसे एल्कीन देख लो, ये एल्कीन, ये अपना पाई देगा मेटल को, तो हम इसको कहेंगे पाई एसिड लिगेंड। एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है जैसे सॉल्ट। जैसे सॉल्ट हाँ देखो सामने, जैसे सॉल्ट। हाँ इसमें देखो, ये है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, इसमें एक क्लोरीन, दो क्लोरीन, तीन, ये क्लोराइड आयन है लिगेंड, और ये एल्कीन। ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन दे रहा है मेटल के वैकेंट डी में, और ये अपना दे रहा है क्लोराइड लोन पेयर, ये दे रहा है अपना इलेक्ट्रॉन पेयर, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर, ये क्या दे रहा है? पाई। हाँ, इसको हम पाई एसिड बोलते हैं। जोर से बोलो, बोलो, किसको बोलते हैं पाई एसिड लिगेंड? जो पता हो लिगेंड तो है। लिगेंड का मतलब बताओ क्या होता है? लिगेंड और लुईस बेस। लिगेंड का मतलब क्या होता है? लुईस बेस। और लुईस बेस क्या होता है? डोनर। मतलब लिगेंड ही इशारा कर रहा है कि वो लुईस बेस है, वो डोनर है। लेकिन वही लिगेंड जो डोनर है, यदि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने लग जाए और एक्सेप्ट करके पाई बॉन्ड बना दे तो बोलते हैं पाई एसिड लिगेंड। नहीं समझ में आया? लिगेंड मतलब लुईस बेस, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। यदि कोई लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है और वही लिगेंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करके पाई बॉन्ड बना दे तो कह देंगे पाई एसिड लिगेंड। और वो एग्जांपल है कार्बन मोनोऑक्साइड का। अच्छा, और भी एग्जांपल है पाई एसिड लिगेंड के। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे है पाई एसिड लिगेंड देखा जाए सामने। हाँ देखो, इसमें कार्बन, ऑक्सीजन। कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? जोर से बोलो। 4। ऑक्सीजन के पास 6। 1 2 3 4 5 6। अच्छा, इसको ऑक्टेट पूरा करना है ना, कितना चाहिए? तो 2 पाने के लिए 2 की शेयरिंग कर लिया। अच्छा, इस शेयरिंग से इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। कैसे? देखो, 2 2 4 2 6 2 8, ये तो ऑक्टेट पूरा हो गया। इसका तो पेट भर गया, लेकिन इसका पेट नहीं भरा। कितना इसके पास? 2 2 4 2 6। पता उसमें 2 की कमी है, तो ये अपनी कमी पूरा करने के लिए इससे हेल्प मांगेगा। तब ये ऑक्सीजन अपना लोन पे उठा के इसको और देने से क्या इसका ऑक्टेट डिस्टर्ब होगा क्या? नहीं, कोई डिस्टर्ब, देने में कोई इतराज भी नहीं है। दे भी देगा और दे के बनाएगा ट्रिपल बॉन्ड। इसमें पहला सिग्मा, बाकी 2 पाई। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 2 सॉरी 3 बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया? बॉन्ड ऑर्डर क्या इंडिकेट करता है? नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया? 3। अच्छा, ये कौन सी थ्योरी से हमने स्ट्रक्चर बनाया? गलत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। दिस इज अ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अच्छा, तुम एमओटी थ्योरी भी अप्लाई करोगे ना, तब भी पाओगे इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा। मतलब ये दोनों थ्योरी साबित करती है कि इनके बीच ट्रिपल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर 3 है। बात खत्म, बोलो। अच्छा, अब मान लो इसकी मुलाकात किसी मेटल से हुई, और मेटल क्या? लुईस एसिड एक्सेप्टर। तो इस लुईस एसिड को इलेक्ट्रॉन देगा कौन? कार्बन देगा कि ऑक्सीजन देगा? बोलो, क्यों देगा कार्बन? जोर से। नहीं,
इसलिए देगा क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से कम है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव कम उसमें इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत, देने की ताकत ज़्यादा है, इसलिए ये अपना लोन पेयर पहले देगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव फैक्टर है यहाँ पर। चलो, इसने अपना लोन पेयर दे दिया, और मेटल भी इसका लड्डू खा खा करके तंग नहीं हुआ। मेटल भी इस कार्बन का लोन पेयर लड्डू खा खा के उसके एहसान के तले दब गया है, कर्जा आ गया ना, क्योंकि जो भी किसी का खाता है तो उसकी नजर झुक जाती है ना। तो ये कार्बन ये मेटल इस कार्बन का कर्जदार हो गया। तो ये मेटल अपना कर्जा उतारने के लिए अपने वैलेंस शेल का फील्ड इलेक्ट्रॉन, भरा इलेक्ट्रॉन, पहले का जो भरा इलेक्ट्रॉन है वो बैक साइड से रिटर्न करेगा इसको। सबसे पहले कार्बन ने अपना लोन पेयर इसको खिलाया, लेने के बाद बताओ इस मेटल पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, याद रखना कहीं भी चार्ज एक्यूमुलेट करता अनस्टेबिलिटी आती, कहीं भी चार्ज एक्यूमुलेट करेगा ना तो अनस्टेबिलिटी आएगी। ये कंसेप्ट पूरे केमिस्ट्री में लागू होता है, कहीं भी लगा दो। तो क्या बोला हमने? चार्ज एक्यूमुलेट करेगा तो क्या आएगा? अनस्टेबिलिटी आएगी। तो सिस्टम अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करता है? चार्ज को डिस्पर्स करता है। चार्ज डिस्पर्स होता जाएगा, चार्ज डेंसिटी घटती जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। और यही तो रेजोनेंस है। रेजोनेंस होता क्या? चार्ज मूव करता है, और जितना चार्ज मूव करता जाएगा, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज डेंसिटी घटेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ये कंसेप्ट हर जगह लागू होता है। मेरे अंदर बहुत सारे ख्याल इकट्ठे हो गए, जितने ख्याल इकट्ठे होंगे तो परेशान हो जाएंगे, पढ़ाई खराब हो जा रही है। तो अपने ख्यालों को क्या करेंगे? अपने पेरेंट्स को दे देंगे, दे के हल्के हो जाएंगे। तो देखो, इसने जब इसका लोन पेयर खाया, अच्छा देने वाला एक थोड़ी है, कई लिगेंड हो गए ना, एक अकेला कार्बन मोनोऑक्साइड थोड़ी है। जैसे NiCO4 में 4 CO है, FeCO5 में 5 है, CrCO में 6 है। तो जब 6 लिगेंड अपना लोन पेयर इसको खिलाएंगे तो बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। तो ये डेंसिटी घटाने के लिए क्या करेगा? मेटल अपने वैलेंस शेल का फील्ड इलेक्ट्रॉन, डी इलेक्ट्रॉन को बैक साइड से रिटर्न करेगा। और जब इसको रिटर्न करेगा तो कार्बन उसको एक्सेप्ट भी कर लेगा, कार्बन उसको आराम से ले भी लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि कार्बन ऑलरेडी ऑक्सीजन से उधार लिया हुआ है, कार्बन ने पहले से ऑक्सीजन से उधार लिया हुआ है। तो जब ये इसको देना लगेगा तो कार्बन ऑक्सीजन से लिया लोन पेयर उधार वापस कर देगा। नहीं चाहिए हमको, तो बस क्योंकि हमको यहां से मिल गया। जब इसको रिटर्न कर देगा तो बॉन्ड ऑर्डर 3 से घट के 2 हो जाएगा। अब बॉन्ड ऑर्डर घटेगा तो लेंथ बढ़ जाएगी। समझ में आया? लेंथ बढ़ जाएगी। और एक पाई बॉन्ड के चेंज आने से लेंथ में करीब 20% का चेंज आता है, 15 से 20% का लेंथ का चेंज आता है। तो मतलब जहां इसने मेटल ने इसको रिटर्न किया बैक साइड से, तो यहां इस कार्बन ने ऑक्सीजन का लिया हुआ लोन पेयर वापस कर दिया। तो यहां बॉन्ड ऑर्डर 3 से घट के क्या हो गया? 2 हो गया। अब बॉन्ड ऑर्डर घट गई तो लेंथ बढ़ जाएगी। कितना बढ़ जाएगी? 15 से 20% लेंथ बढ़ जाएगी। बोलो, समझ में आया? अच्छा, अब बताओ, इसमें मेटल और लिगेंड के बीच डबल बॉन्ड बन गया, पहला सिग्मा, दूसरा पाई। क्योंकि लिगेंड लोन पेयर डोनर है, इसने दिया तो नाम रख दिया लिगेंड, और इस लिगेंड ने मेटल के द्वारा दिए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया तो एसिड। अब बनाया क्या? पाई, सिग्मा पाई, तो नाम रख दिया पाई एसिड लिगेंड। समझ में आया? तो पाई एसिड लिगेंड, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो गया? पाई एसिड लिगेंड है। अब इस तरह के लिगेंड की पहचान करने आना चाहिए। ठीक है, आज तुमने इसको देख लिया, कल दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, परसों तीसरा आएगा, कैसे खोजोगे? ये पाई एसिड है। और सुनो, जो भी पाई एसिड होगा वो निश्चित मेटल कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आएगा, पहला सिग्मा, दूसरा। और जब डबल बॉन्ड आता है तो बॉन्ड की ताकत, आज बॉन्ड की ताकत ज्यादा तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी ज्यादा, वो कॉम्प्लेक्स भी हाईली स्टेबल रहेगा। और जब कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी तो लिगेंड बताओ वीक कहलाएगा कि स्ट्रांग? जोर से बोलो। हाँ, वो लिगेंड स्ट्रांग कहलाएगा, क्योंकि स्ट्रांग लिगेंड हमेशा मेटल के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो गया? स्ट्रांग। अब तुम देख लो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो दिया है तुम्हारी बुक में, लिगेंड का ऑर्डर, उसमें CO सबसे आगे है। क्यों आगे है? यही कारण है, पाई एसिड लिगेंड। एक तो पाई एसिड है और ऊपर से न्यूट्रल भी है, न्यूट्रल अनचार्ज। क्योंकि जब न्यूट्रल लिगेंड अनचार्ज रहेगा तो मेटल भी क्या रहेगा? अनचार्ज। और जब चार्ज ही नहीं रहेगा तो स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी, क्योंकि नॉन पोलर मोर स्टेबल देन डाईपोलर।
समझ में आया? तो एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल है, दूसरा पाई एसिड लिगेंड है। इन दो कारण से ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अब बताओ, ये पाई एसिड लिगेंड खोजने आएगा? तुम्हारे सामने कोई नया मॉलिक्यूल रख दे XYZ और पूछे पाई एसिड है, खोज लोगे उसको? क्या देखोगे उसमें? उसमें ये देखना है कि जिस एटम के पास लोन पेयर है, जो अपना लोन पेयर दे रहा है, तो वो किसी से दे, कोई दे तो एक्सेप्ट भी कर ले। जैसे वो दे रहा है, यदि मान लो मेटल दे, तो ये मेटल जब उसको दे तो वो एक्सेप्ट करे। और ये एक्सेप्ट कब करेगा? जब उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी भी रहेगी। जिसमें कमी है वो ले भी लेगा, और लोन पेयर है तो दे भी देगा। मतलब देने में भी माहिर है, लेने में भी माहिर हो। अच्छा, कुछ ऐसे लिगेंड है तो देना जानते, लेना जानते ही नहीं है। देने को दे देंगे लेकिन लेंगे नहीं, तो वो पाई एसिड नहीं है। जैसे N2 नाइट्रोजन, देखो नाइट्रोजन पाई एसिड नहीं है। देखो मतलब इसका बॉन्डिंग हुई मेटल के साथ, तो इसने अपना लोन पे उठा के दिया। अब मेटल भी चाहेगा हम भी इसको खिलाएं। जब नाइट्रोजन ने अपना लड्डू इसको खिलाया तो मेटल की भी दिल होगी ना कि हम भी सामने को खिलाएं। और जब ये अपना लड्डू इसको खिलाएगा तो नाइट्रोजन खाएगा नहीं, क्योंकि उसका ऑक्टेट न किसी से लिया भी नहीं है, न इसको जरूरत भी नहीं है। अब मान लो लेता है तो इसका इलेक्ट्रॉन 8 से ज़्यादा हो जाएगा और ले भी नहीं सकता वो। तो ऐसे केस में यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा ही नहीं, केवल सिग्मा बॉन्ड रहेगा। और सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। तो कॉम्प्लेक्स क्या हो गया? अनस्टेबल। तो लिगेंड क्या हो गया? वीक। जबकि देखो ध्यान से, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन दोनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक हैं। जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ है वह इतने इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हैं। लेकिन इसका कॉम्प्लेक्स स्टेबल बनता है, इसका स्टेबल नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्यों नहीं बनता? कारण ये पाई एसिड नहीं है। देना जानता है, लेना नहीं जानता। जबकि ये देने में भी माहिर है और लेने में माहिर है। भाई कोई मेहमान जाएगा घर में, सब बच्चों को खिलाएगा सबको, और घर वाले भी कुछ देंगे तो ले लेगा ना। तो ऐसे केस में वो रिलेशन बना रहेगा। और कोई मेहमान घर में लेके जाए और फिर घर वाले भी उसको खिलाएं और कहेगा हम खाएंगे नहीं, हम भरपूर हैं, हमको किसी की कमी नहीं है, तो वो लोग कहेंगे क्या हम लोग भूखे थे क्या जो आके हमको सामान दे रहे हो? नहीं समझ में आ रहा है? पर ये ईगो है ना, अहंकार है ना इसके अंदर। देना जानता है, लेना नहीं जानता। तो देओ तो ले भी तो। रिलेशन होता है क्या? लेन देन तो है और है क्या? प्यार दिया, प्यार लिया, हिसाब खत्म। समझ में आया? मतलब ये कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल है, ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल। पता है हीमोग्लोबिन में कार्बन मोनोऑक्साइड जब आ जाता है तो वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। अब वो कॉम्प्लेक्स इतना स्टेबल हो जाता है कि फिर वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कंबाइन करता ही नहीं और इमीडिएट डेथ हो जाती है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? यही कारण है। अब हम छोड़ो, पहले ये बताओ, इस तरह के लिगेंड को पहचान कर लोगे कि नहीं? मतलब उसमें देने वाला भी होना चाहिए और लेना, कोई देने लगे तो ले भी ले, एक्सेप्ट भी कर ले। एग्जाम्पल और है, ये देखो NO+, ये भी वही है। स्ट्रक्चर बना के देख लो, ये देगा भी और पॉसिजाज होने की वजह से ले भी लेगा। ये भी पाई एसिड लिगेंड है। समझ में आया? अच्छा सुनो, जब मेटल अपना लड्डू इसको खिलाएगा तो ये कहाँ इसको रखेगा? पहले लेगा कहाँ? बॉन्डिंग में कि एंटी बॉन्डिंग में? जवाब एंटी बॉन्डिंग में, क्योंकि बॉन्डिंग में ऑलरेडी शेयरिंग हो चुकी है। जब भी कोई मेटल अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देता है लिगेंड को, तो लिगेंड के वो एंटी बॉन्डिंग में जाता है, बॉन्डिंग में नहीं जाता, क्योंकि बॉन्डिंग में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन पहले कार्बन ऑक्सीजन ने दे रखा है पहले से। हाँ, और जब ये इसको रिटर्न करेगा फिर वो किस में चला जाएगा? बॉन्डिंग में चला जाएगा। अब बॉन्डिंग में स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है कंपेयर टू एंटी बॉन्डिंग। बोलो। अच्छा, तुम्हारे सामने क्वेश्चन आएगा कि कौन सा मेटल इसके साथ, कौन सा मेटल इस पाई लिगेंड के साथ कंपाउंड बनाएगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा? क्या डी ब्लॉक के सारे मेटल, स्कैंडियम से लेके जिंक तक सारे मेटल इस तरह का कॉम्प्लेक्स बना लेंगे? हाँ, उसके डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए। जब इलेक्ट्रॉन पेयर होगा तभी ना देगा। अब जो स्कैंडियम है, स्कैंडियम+3, स्कैंडियम+3 में है तो डी 0 होता है, डी में ट्रॉन नहीं तो क्या देगा वो? मतलब इस तरह का मेटल कभी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि इसके डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है।
तो इस तरह का कॉम्प्लेक्स बनने के लिए, पाई एसिड लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स बनने के लिए मेटल के वैलेंस शेल में डी सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर होने चाहिए। बोलो बात समझ में आया? आवाज नहीं समझ में आ रही कि नहीं? अच्छा, मान लो तुम्हारे सामने दो मेटल रख दिया गया, दोनों के डी में इलेक्ट्रॉन है, दोनों अपना इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को, बैक से रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन एक कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है और तीसरा कॉम्प्लेक्स नेगेटिव चार्ज है। ध्यान समझो, इसके पास भी डी में इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी डी में इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी डी में इलेक्ट्रॉन है, और तीनों अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन मोनोऑक्साइड को दे सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि कौन सा मेटल कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कॉम्प्लेक्स पहले बनाएगा, जल्दी बनाएगा? पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रल कि नेगेटिव चार्ज? जवाब ये पहले बनाएगा। क्यों? क्योंकि यहां नेगेटिव चार्ज आने से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा बढ़ गई है, और जितना चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी मेटल के ऊपर तो मेटल बैक साइड से इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगा। क्योंकि हमने पहले ही बोला कोई भी एलिमेंट चार्ज को एक्यूमुलेट नहीं करना चाहता। एक तो लिगेंड ने उसको लड्डू खिलाया, लिगेंड अपना लोन पे उसको खिलाया, और इसके बाद पहले का भी लड्डू रखा हुआ है, तो बताओ ज्यादा लड्डू की भरमार होगी घर में ना? समझ में आया? तो क्या करेगा, ज्यादा एक्स्ट्रा मिठाई को बांट देगा सबको, और नहीं बांटेगा तो घर में चींटियां आ जाएगी। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्या क्या इसमें बांटने की क्षमता ज्यादा आएगी। मतलब ये मेटल कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कॉम्प्लेक्स जल्दी बनाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? हम जितनी बातें बोल रहे हैं सब क्वेश्चन आया हुआ है, हम ऐसे हवा में नहीं बात कर रहे। बस ध्यान से सुनते जाओ, उसके बाद क्वेश्चन लगा के देखो, और कुछ क्लास के लगाओ, कुछ घर जाके भी लगाओ, बाहर के भी आजमा के देखो क्वेश्चंस। हाँ बोलो, बात समझ में आई? अच्छा, ये हो गया लिगेंड्स। इफेक्टिव डाई नंबर क्लियर हो गया? पाई एसिड लिगेंड समझ में आ गया? बोलो, इसकी पहचान समझ में आ गई ना? हाँ, और देखो एथिलीन भी अपना पाई देता है। जब ये अपना पाई देगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो मेटल भी जब देगा तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये भी पाई एसिड में आता है। ये अपना पाई दे दिया, लेकिन ये पाई दिया इसलिए पाई एसिड लिगेंड नहीं है। ये पाई दे रहा है इसलिए पाई एसिड नहीं है। ये दे भी रहा है और ले करके पाई बॉन्ड बना रहा है, इसलिए पाई एसिड है। समझ में आया? हाँ, और जो लिगेंड अपना पाई इलेक्ट्रॉन देता है मेटल को, उसको बोलते हैं पाई टाइप ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड। क्या बोलते हैं? पाई टाइप ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड। और जो अपना सिग्मा इलेक्ट्रॉन देता है, जैसे गिगनार्ड RMgX, इसमें ध्यान से देखो, इसमें कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन मेटल को दिया, मैग्नीशियम को। कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन किसको गया है? मैग्नीशियम के पास, है कि नहीं? ये हो गया सिग्मा टाइप, और ये क्या हो गया? पाई टाइप। ये क्या हो गया? पाई टाइप। हाँ, और ये हो गया सिग्मा एंड पाई टाइप। तो पाई एसिड लिगेंड जब भी मेटल साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो वहां सिग्मा भी बनेगा और पाई बनेगा। लिगेंड अपना लोन पर दिया सिग्मा, और मेटल ने अपना पाई दे दिया, अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो पाई, मतलब सिग्मा एंड पाई टाइप। तो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड तीन तरह का हो गया। बॉन्डिंग के अनुसार ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड तीन टाइप का हुआ। सिग्मा टाइप, एग्जांपल गिगनार्ड है, टेट्राइथाइल लेड है, टेट्रामिथाइल टिन है। और पाई टाइप में देखो ये आएगा जैसे सॉल्ट, फेरोसिन का देखो, ये फेरोसिन हो गया। बताइए, कंजुगेशन में इलेक्ट्रॉन, ये भी कंजुगेशन में है। हाँ, और Fe+2 ये अपना इलेक्ट्रॉन आयरन के वैकेंट नहीं मिलेगा, ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन देगा आयरन को। तो चूंकि अपना पाई इलेक्ट्रॉन मेटल को दे रहा है तो ये होगा पाई टाइप। अच्छा, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन में कितने कार्बन का इन्वॉल्वमेंट है? कितने कार्बन? 1 2 3 4 5। इसमें कितने? 5। तो इसका फॉर्मूला देखो, Fe(eta)5C5H5 और देखो इसने अपना कितना दिया था? इसने अपना 2 इलेक्ट्रॉन दिया था, तो देखो eta²। तो जो पाई इलेक्ट्रॉन डोनेशन में इन्वॉल्व है उसमें कितने कार्बन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? जितने कार्बन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसको ईटा की पावर। दिस इज द पाई टाइप, दिस इज द पाई टाइप ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। और ये क्या हो गया? सिग्मा एंड पाई टाइप हो जाएगा, और ये हो जाएगा पाई एसिड लिगेंड। तो पाई एसिड लिगेंड मतलब जो लिगेंड देना भी चाहे और कोई दे तो ले भी ले, वो है पाई एसिड लिगेंड। उसमें ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, NO है, एथिलीन है, और भी है। और खोजने का तरीका क्या है? तुम उसका स्ट्रक्चर बनाओ,
उसके बाद लोन पेयर होना चाहिए, और उसमें कमी भी होनी चाहिए। कमी मतलब कोई दे तो ले, वो है पाई एसिड लिगेंड। इसमें थर्मल स्टेबिलिटी मिल रही है। थर्मल क्यों? क्योंकि हाँ डबल बॉन्ड की संख्या बढ़ गई। जहां बॉन्ड की संख्या बढ़ती जाएगी तो बॉन्ड की ताकत बढ़ेगी, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसमें थर्मल स्टेबिलिटी भी है। थर्मल स्टेबिलिटी ये भी है और भी है और भी है। जब एक एक करके खोलते जा रहे हैं ना धीरे धीरे बात को। हाँ बोलो, बात समझ में आ गई? अच्छा, लिगेंड क्या है ये हमको समझ में आ गया। अब आता लिगेंड और मेटल के बीच जो बॉन्डिंग है, इस बॉन्डिंग को हम लोग डिफाइन करते हैं 3 थ्योरी से। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और तीसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या लिगेंड फील्ड थ्योरी। इसमें 2 थ्योरी हमारे सिलेबस में है, एक वैलेंस बॉन्ड और दूसरा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इतना समझने के बाद भी 2 एग्जाम्पल अपवाद में आ जाते हैं जिनको हम एक्सप्लेन करते हैं लिगेंड फील्ड थ्योरी से, और वो हमारे सिलेबस में नहीं है, उसको हम अलग से याद कर लेते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन हमसे लग जाएंगे। एक 2 अपवाद है, उसको अलग से याद करोगे तो। एक है, पहला अपवाद है कॉपर टेट्रामोनियम सल्फेट, और दूसरा है क्रोमियम हेक्सा वाटर CrH2O6, और एक कॉपर टेट्रामोनियम सल्फेट। ये 2 को छोड़ दो तो बाकी सारे एग्जाम्पल तुम्हारे लग जाएंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से। हाँ, ये क्या है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है, देखो सामने। हाँ, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलता है, देखो सामने। कोई मेटल है समझो, उसका कॉन्फ़िगरेशन D6 है। कोई मेटल आयन है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, D6 है। सामने देखो, लिखने के चक्कर में मत रहो, समझो बात को। हाँ, मेटल फ्री फॉर्म में है तो उसका सारा ऑर्बिटल क्या डी जनरेट है, सबकी एनर्जी क्या है, सेम है। लेकिन जब लिगेंड मेटल की ओर अप्रोच करता है बॉन्डिंग के लिए, तो लिगेंड की फील्ड की वजह से मेटल का जो डी ऑर्बिटल्स होता है वो 2 पार्ट में स्प्लिट करता है। हाँ, यदि कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है तो, यदि कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है तो ये स्प्लिटिंग जो होगी T2G और EG में होगी। मतलब ये ग्राउंड लेवल की एनर्जी है, ये एनर्जी लेवल है। तो जब भी लिगेंड अप्रोच करेगा तो मेटल का जो डी ऑर्बिटल्स है वो 2 पार्ट में स्प्लिट करेगा। इस 5 में से 3 की एनर्जी ग्राउंड लेवल से कम हो जाएगी और 2 की एनर्जी ग्राउंड लेवल से बढ़ जाएगी। और जो जिसकी एनर्जी कम होगी वो T2G, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगा वो EG। बात किसके लिए, ऑक्टा। और टेट्रा में उल्टा होता है। टेट्रा में क्या होगा, नीचे EG आ जाएगा, ऊपर T2G आ जाएगा। लेकिन हमारे बुक में ऑक्टाहेड्रल को ज़्यादा डिफाइन किया गया, टेट्रा को नहीं डिफाइन किया। कारण क्या है कि टेट्राहेड्रल में एनर्जी गैप कम होता है, तो कम होने से उसका रिजल्ट हमको क्लियर नहीं मिल पाता। ऑक्टा में एकदम क्लियर मिलता है। तो एनर्जी गैप ज़्यादा होने की वजह से इसकी एनर्जी को हम निकाल सकते हैं, इसकी स्टेबिलिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं। और उसमें एनर्जी गैप कम होने से उसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट नहीं कर पाते। तो इसलिए ऑक्टाहेड्रल ही डिफाइन करना है तुमको। तो जब मान लो ये मेटल है समझो, इसमें 6 लिगेंड है, कॉम्प्लेक्स क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। जब लिगेंड मेटल की ओर अप्रोच करेगा तो मेटल का डी ऑर्बिटल 2 पार्ट में स्प्लिट कर जाएगा। इस 5 में से 3 की एनर्जी ग्राउंड लेवल से कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी, हाँ टोटल मान लो 1 है, 100% है तो 40% घटेगी, 60% इसकी बराबर डिवीजन होता है, बराबर डिवीजन होगा। इसकी एनर्जी 0.4। ये पूरा क्या है, स्प्लिटिंग है। इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ऑक्टाहेड्रल। टोटल स्प्लिटिंग में ग्राउंड लेवल से इसकी क्या होगा, 0.4 घट जाएगी और इसकी 0.6 बढ़ जाएगी। और जिसकी एनर्जी घटती है पता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। थर्मो क्या बोलता है, जिसकी एनर्जी घटेगी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो मतलब जो T2G की एनर्जी घट गई और EG की एनर्जी बढ़ गई। यदि इलेक्ट्रॉन T2G में जाएगा तो एनर्जी घटती जाएगी, और EG में भर आएगा तो बढ़ जाएगी। और जब एनर्जी बढ़ती है तो स्टेबिलिटी क्या घटेगी। यदि इलेक्ट्रॉन EG में भर रहा है, समझ लेना, तो एनर्जी स्टेबिलिटी घट रही है। और इलेक्ट्रॉन T2G में भरता जाएगा तो एनर्जी घट गई, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब जैसे मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। अब 6 इलेक्ट्रॉन को भरना है इसमें। पहली पॉसिबिलिटी कि हम 6 को ऐसे भरें, 1 2 3 4 5, फिर पेयरिंग कराएं। एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हम सारे इलेक्ट्रॉन को पहले अंदर पेयर कर दें, पहले पेयरिंग कर दें। 2 पॉसिबिलिटी आती है, 1 2 3 4 5 6, 2 पॉसिबिलिटी आती। पहले ही सारे को हम पेयरिंग कर दें, या पहले एक एक भरें,
फिर बाद में पेयरिंग कराएं, दो पॉसिबिलिटी आती है। अब इसमें कब हमको पेयरिंग कराना है, कब हमको अनपेयरिंग कराना है, ये डिपेंड करता है तीन बातों पर। पहला, लिगेंड का नेचर क्या है, लिगेंड की संख्या क्या है, और मेटल का नेचर क्या है। तीन बातों पे डिपेंड करता है कि जो इलेक्ट्रॉन तुम्हारे ऑलरेडी है वो किस में कैसे भरेंगे। पहले एक एक भरेंगे सबको हुंड रूल के अनुसार, और तीसरा के सब तुमने पहले ही पेयरिंग करा दी लोअर एनर्जी में, ये हुंड रूल का अपोज हो जाएगा। हुंड रूल क्या बोलता है बोलो? पहले सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन भरे जाए एक एक, फिर पेयरिंग कराई जाए। ठीक है, यदि एक एक इलेक्ट्रॉन तुमने भरा है सब में और पेयरिंग बाद में करा रहे हो तो कौन सा रूल होगा? हुंड रूल। और तुमने पहले ही सारे पेयरिंग करा दिए अंदर तो हुंड रूल का अपोज हो जाएगा। समझ में आया? अच्छा, ये थ्योरी बोलती है कि यदि लिगेंड आपका स्ट्रांग है, लिगेंड क्या है? स्ट्रांग है, तो उस केस में हुंड रूल का अपोज होगा। हुंड रूल का अपोज होगा मतलब तुमको पेयरिंग नहीं क्या करना है, पहले ही सीधा जोड़िंग पेयरिंग करा दो, सारे इलेक्ट्रॉन को पहले से भर दो पेयर के फॉर्म में, एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भरोगे तुम। बोलो समझ में आया? तुम्हारे पास 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो पहले 2 2 4 2 से सीधा, मतलब हुंड रूल का विरोध। जब लिगेंड क्या होगा? स्ट्रांग। अच्छा, लिगेंड वीक रहेगा तो हुंड रूल फॉलो करोगे, और हुंड रूल क्या बोलता है? पहले एक एक भरिए, 1 2 3 4 5, फिर पेयरिंग कराइए, ये हुंड रूल। तो यदि लिगेंड वीक रहेंगे तो हुंड रूल फॉलो होगा, और लिगेंड स्ट्रांग रहेंगे तो हुंड रूल का विरोध होगा। ये कौन बोलता है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। समझ में आया? लिगेंड का नेचर डिसाइड करेगा कि हमको पेयरिंग करानी है कि ऐसे ही छोड़ देना है। अच्छा, उसके बाद मान लो तुमने पेयरिंग कराई, तुमने भर दिया इलेक्ट्रॉन, लिगेंड के अनुसार तुमने इलेक्ट्रॉन भर दिया, तो भरने के बाद जो जगह तुमको खाली मिलेगी, वैकेंट मिलेगा, वहां से लिगेंड अपना लोन पेयर भरना स्टार्ट करेगा। जैसे मान लो तुम्हारे 6 इलेक्ट्रॉन है और तुमने भरा हुंड रूल के अनुसार, तो कैसे भरोगे? 1 2 3 4 5 6 ऐसे भरोगे। बोलो। अच्छा, लिगेंड वीक है तब, और लिगेंड स्ट्रांग रहेंगे तो सबको पहले ही पेयरिंग करा दोगे। अच्छा, पेयरिंग कराने के बाद बताओ ये डी खाली हो गया। अच्छा, डी खाली हो गया, इसके बाद एस का नंबर आएगा, ये 3D है ना, 3D है, 3D 4S 4P 4P और 4D। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है तुम्हारे? ये डी वाला है, समझो 3D है। इसके बाद 4S का नंबर आएगा, 4S फिर 4P फिर 4D। अब तुमने पेयरिंग करा दी, अब ये तुम्हारा डी खाली हो चुका है, तो लिगेंड जो होगा ये अपना इलेक्ट्रॉन भरना यहां से स्टार्ट करेगा, 1 2 3 4 5 6। क्योंकि डी का 2 इन्वॉल्व हुआ और एस का 1 इन्वॉल्व हुआ और पी का 3 इन्वॉल्व हुआ, तो हाइड्रोजन क्या हो गया? D2sp3। इसमें डी कौन सा इन्वॉल्व हुआ? 3D का कि 4D का? जब 3D का इन्वॉल्व हो गया, अंदर का डी इन्वॉल्व हो गया, n-1d इन्वॉल्व हो गया, तो कहेंगे लो स्पिन। अच्छा, इसको लो स्पिन क्यों बोला जा रहा है? इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसका स्पिन मैडिंग मोमेंट की वैल्यू कम है। स्पिन मैडिंग मोमेंट की वैल्यू कम है। क्यों कम है? क्योंकि अनपेयर्ड कम है, अनपेयर्ड है ही नहीं। जब तुम अंदर पेयरिंग करा दोगे तो साइटोन जब पेयर्ड हो जाएंगे तो अनपेयर्ड रहेगा नहीं, मैडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होगी? 0, लो मैडिंग मोमेंट, तो नाम रख दिया लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अच्छा, लिगेंड तुम्हारा वीक है तब, तो वीक है तो पेयरिंग नहीं कराओगे ना, उस केस में कैसे चलेगा? हाँ, तब हुंड रूल फॉलो होगा। हुंड रूल क्या बोलता है? 1 2 3 4 5 और 6। तो बताओ इसमें 4 अनपेयर रह गए, पेयरिंग नहीं कराना, लिगेंड वीक है। तो अब लिगेंड भरना यहां से स्टार्ट करोगे। कितने लिगेंड है? 6। 1 2 3 4 5 6। इसमें एस का 1 इन्वॉल्व हुआ, पी का 3, डी का 2, तो हाइड्रोजन क्या हो गया? sp3d2। इसमें डी अंदर का इस्तेमाल हुआ कि बाहर का? बाहर का इस्तेमाल हुआ। और उस बाहर का जब तुमने इस्तेमाल किया है तो मतलब उसके इसमें अनपेयर्ड की संख्या, और अनपेयर्ड की संख्या ज़्यादा, n की वैल्यू ज़्यादा, तो मैडिंग मोमेंट भी, तो स्पिन मैडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या हो गई? हाई। हाई तो नाम रख दिया हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, इसको कहेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। बोलो, बात समझ में आया? जब लिगेंड वीक है तो हुंड रूल फॉलो होगा, इलेक्ट्रॉन पहले एक एक भरोगे, फिर बच्चे की पेयरिंग कराओगे। ठीक है? उस केस में अनपेयर जो तुम्हारे दिखेंगे उसकी वजह से इसके मैडिंग मोमेंट आएगा, और उसका जो हमारा डी इस्तेमाल क्या होगा? बाहर का इस्तेमाल हो जाएगा, तो हाइड्रोजन क्या होगा? sp3d2 और कॉम्प्लेक्स होगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अच्छा, लिगेंड स्ट्रांग रहा तो, यदि लिगेंड स्ट्रांग रहेगा तो
अंदर पेयरिंग करा देंगे, और जब पेयरिंग करा देंगे तो नंबर ऑफ अनपेयर क्या होगा? 0। बेंडिंग मोमेंट क्या है? 0। तो ये कॉम्प्लेक्स क्या हटाया, और डी हमने अंदर का इस्तेमाल कर लिया, D2sp3। तो ऐसे केस में हाइब्रिडेशन क्या होगा? D2sp3 ये हो जाएगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। मतलब पेयरिंग कराए या ना कराए, पेयरिंग हमको कराना है या नहीं कराना, डिसाइड कौन करेगा? लिगेंड का नेचर क्या है, वो स्ट्रांग है कि वीक है। और फिर तुम्हारी बुक में लिगेंड का ऑर्डर नोट कराया गया, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो कि एक्सपेरिमेंट है, उसको याद करना होगा। उसमें दिखाया सबसे स्ट्रांग लिगेंड कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके बाद CN-। अच्छा, ये भी पाई एसिड है, ये भी पाई एसिड है, करके देख सकते हो। जो हमने कंसेप्ट यहाँ लगाया वही कंसेप्ट तुम यहाँ भी लगा सकते हो, करके देखना, तुम पाओगे ये भी पाई एसिड है, ये भी पाई एसिड है। क्योंकि जब दोनों पाई एसिड हैं तो इसको आगे क्यों किया, इसको पीछे क्यों किया आपने? जवाब ये न्यूट्रल है और ये नेगेटिव चार्ज है, और न्यूट्रल लिगेंड से बना कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल रहेगा, क्योंकि नॉन पोलर मोर स्टेबल देन डाईपोलर। जिसमें अनचार्ज है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, इसलिए इसको आगे किया गया। जबकि पाई एसिड ये भी है, पाई एसिड ये भी है। अब पाई एसिड का लिगेंड हमेशा स्ट्रांग रहता है, हमेशा पाई एसिड के सारे लिगेंड क्या रहेंगे? स्ट्रांग रहेंगे। अच्छा, इसके बाद NO2-। बोलो श्री सबके पास है ना? बोलो श्री सबके पास है। यदि स्ट्रांग लिगेंड तुमको दिख रहा है तो उस केस में तुम पेयरिंग करा दोगे ऐसे। अब पेयरिंग कराने के बाद जहां जगह खाली मिलेगी वहां से लिगेंड इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट करेगा, और जो जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा बॉन्डिंग में, जो जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा वही आ जाएगा हाइब्रिडेशन में। अच्छा, उसके पहले जो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं वो क्या बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे? याद करो, तुम लोग कोवलेंट कंपाउंड की बॉन्डिंग जब पढ़े थे तो वैलेंस शेल के वे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में भाग नहीं लेते हैं, जिसको बोलते हैं लोन पेयर, उनको भी तो तुम काउंट करते थे। याद करो, करते थे ना? अमोनिया में 3 सिग्मा 1 लोन पेयर बचता था, तो आखिर उस लोन पेयर को गिन के ना sp3 बोलते थे। मतलब हाँ, कोवलेंट कंपाउंड में लोन पेयर को तुम बॉन्डिंग में कंसीडर करते थे। क्या यहाँ करोगे कि नहीं? नहीं करेंगे। यही मेन डिफरेंस है कोवलेंट कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बॉन्डिंग में। इसलिए बॉन्डिंग अलग अलग पढ़ाई जाती है दोनों को। वहाँ लोन पेयर को कंसीडर करते हैं, यहाँ लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते। फिर क्योंकि वहाँ लोन पेयर कंसीडर करते थे तो लोन पेयर की वजह से मॉलिक्यूल का शेप डिस्टर्ब होता था, डिस्टॉर्शन आता था। याद करो, फिर वहाँ तुम कंसेप्ट लगाते हो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, अब बोलते हो सबसे ज़्यादा रिपल्सन किसमें? लोन पेयर के बीच, फिर लोन पेयर, और फिर बॉन्ड पेयर, फिर लोन पेयर रिपल्सन मैक्सिमम है। उसको मिनिमाइज करने के लिए तुम लोन पेयर के बीच की दूरी ज़्यादा रखते हो ताकि रिपल्सन कम स्टेबिलिटी करते थे ना। यहाँ पर तुमने इस लोन पेयर को बॉन्डिंग में कंसीडर नहीं किया है। ठीक है, नहीं किया है। क्या इसका असर मॉलिक्यूल की शेप पर पड़ेगा? बोलो, पड़ेगा। तभी तो आता है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। अरे अभी हाल ही में आया जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन मतलब डिस्टर्बेंस। इस इलेक्ट्रॉन की फीलिंग का कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री पर असर पड़ता है। फिर आता है जॉन टेलर, वहां क्या आता है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, और यहां क्या आता है? जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। बात समझो, सुना है कि नहीं? मेरी बात को सुनने के लिए, समझने के लिए पहले बेसिक बातें पता होना चाहिए, क्योंकि इतनी स्पीड फास्ट है कि जो एकदम एक्टिव होकर बैठेगा वही समझ पाएगा और फिर क्वेश्चन भी लगा पाएगा, और जिसका ख्याल इधर उधर दौड़ रहा है उसके ऊपर सर से बात निकल जाएगी, क्योंकि हम एक चीज़ को दोबारा रिपीट नहीं कर रहे हैं। अब यही चैप्टर 10 लेक्चर में ख़त्म होगा और उसको 1 घंटे में समेट रहे हैं, तो निश्चित है कि मेरी एसेंस चलेगा, एसेंस केवल मेन पॉइंट, बस जहाँ से मेरे क्वेश्चन लगने हैं। बात समझ में आई? हमने बोला जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बचे हैं इसका भी असर शेप पर पड़ता है। और फिर आता है एक रेगुलर ऑक्टाहेड्रल, एक होता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। अब तुम्हारे सामने 4 कॉम्प्लेक्स रख दिया और पूछा है विच कॉम्प्लेक्स इज रेगुलर ऑक्टाहेड्रल, या विच इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, या विच कॉम्प्लेक्स शो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। तुमको टिक मारना है। बोलो, समझ में आया? तो कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन शेप रेगुलर ऑक्टाहेड्रल है, कौन डिस्टॉर्टेड है? याद रखना,
चाहे D2sp3 हो चाहे sp3D2 हो, दोनों का शेप ऑक्टाहेड्रल होता है। ये भी ऑक्टाहेड्रल है, ये भी ऑक्टाहेड्रल है, दोनों ऑक्टाहेड्रल हैं, लेकिन कौन रेगुलर है कौन डिस्टॉर्टेड है वो डिसाइड कैसे करेंगे? और सिमेट्रिकल रहेगा तो नॉर्मल रहेगा, रेगुलर ऑक्टाहेड्रल रहेगा। बिल्कुल सही, यही पॉइंट है। तुमने इलेक्ट्रॉन की फीलिंग की, भरने के बाद यदि इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट सिमेट्रिकल है तो समझो वो रेगुलर ऑक्टाहेड्रल है। और यदि उसमें अनसिमेट्रिकल अरेंजमेंट है, अनसिमेट्रिकल कैसे जानोगे? सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल कैसे जानोगे? तुम पहले इलेक्ट्रॉन भर डालो, तुम इलेक्ट्रॉन पहले भर डालो, भरने के बाद क्या कर रहे हो, उसको बी से काटो, बी से काट दो। यदि दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया, दो इक्वल हाफ में, समझो सिमेट्री है। और जब सिमेट्री है तो उस केस में कोई डिस्टॉर्शन, शेप होगा रेगुलर ऑक्टाहेड्रल। समझो ये बात, समझो कि समझो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये देखो सामने, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये मेटल है और 4 लिगेंड प्लेन में है, एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे। यदि इस मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट है वो सिमेट्रिकल है, मतलब उसको 20 से काटो, दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया। तो ऐसे केस में क्या होगा, जब सिमेट्रिकल अरेंजमेंट रहेगा तो वो इलेक्ट्रॉन सारे लिगेंड को बराबर बराबर रिपेल करेगा, और जब सबको बराबर बराबर रिपेल करेगा तो एंगल में कोई डिस्टर्बेंस, तो शेप क्या रहेगा, रेगुलर ऑक्टाहेड्रल रहेगा। एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री, इसके बीच का 90 90 90 90 सब 90 90 पर रहेगा। क्यों? क्योंकि मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सिमेट्रिकल है। तो ये इलेक्ट्रॉन सारे लिगेंड को बराबर बराबर रिपेल करेगा, तो बालकुल के शेप में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। अच्छा मान लो ये अरेंजमेंट अनसिमेट्रिकल है, तब अनसिमेट्रिकल रहेगा तो ये मेटल किसी लिगेंड को ज़्यादा रिपेल करेगा, किसी को कम करेगा, किसी को ज़्यादा किसी को कम करेगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, एंगल डिस्टर्ब हो जाएगा, और जहाँ एंगल डिस्टर्ब हो गया तो इसका शेप हो गया डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, या बोलेंगे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। समझ में आया? तो कैसे चेक करना है, इलेक्ट्रॉन भरने के बाद बीच से काट दो, जहाँ तुमने काट दिया इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया, सिमेट्री नहीं इक्वल हाफ में हो रहा है, अनसिमेट्रिकल। कोई करके दिखाइए, देखो सामने, सामने देखो। मान लो इस मेटल का कॉन्फ़िगरेशन D0 है, क्या है, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, खाली, जैसे स्कैंडियम +3, स्कैंडियम +3, बोलो 0। जब कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो बताओ उसमें कहीं से भी काटो इक्वल हाफ में तो डिवाइड होगा ही होगा, सिमेट्री है, मतलब जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं है। अच्छा मान लो D1 है तो, हाँ देखो अब B से काटो इक्वल हाफ में डिवाइड, मतलब उसमें डिस्टॉर्शन होगा। अच्छा D2 है तो, हाँ अभी डिस्टॉर्शन होगा, अभी देखो इक्वल हाफ में डिवाइड। अच्छा D3 है तो, हाँ अब जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा, दिस इज रेगुलर ऑक्टाहेड्रल, बोलो। अच्छा D4 है तो, मान लो D4 है और लिगेंड तुम्हारा वीक है, अब बताओ ये तो इक्वल हाफ में हो रहा है, ये इक्वल हाफ में नहीं हो रहा है, इसमें डिस्टॉर्शन है। अच्छा एक चीज और सुनो, जब D2 था तब भी इसमें अनसिमेट्रिकल था, बोलो। अच्छा और D4 है तब भी अनसिमेट्रिकल है, मतलब D2 में भी डिस्टॉर्शन है और D4 में भी डिस्टॉर्शन है। हाँ D2 में डिस्टॉर्शन क्यों है, क्योंकि अनसिमेट्रिकल अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन का किसमें, T2G के अंदर है। और D4 में अनसिमेट्रिकल अरेंजमेंट क्यों है, क्योंकि अरेंजमेंट अनसिमेट्रिकल किसमें है, EG के अंदर है। हाँ अब क्वेश्चन है किसमें डिस्टॉर्शन ज्यादा होगा, T2G वाले में या EG में अनसिमेट्रिकल हो तो? जब आप EG में यदि अनसिमेट्रिकल अरेंजमेंट है तो डिस्टॉर्शन ज्यादा होगा कंपेयर टू T2G। T2G में अनसिमेट्रिकल है तो डिस्टॉर्शन कम होगा, और EG में अनसिमेट्रिकल है तो डिस्टॉर्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा है ना, और एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम। समझ में आया? अच्छा मान लो तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन D5 है तब, और लिगेंड क्या है, वीक है, मान लो D5, 1 2 3
4 5। लिगेंड वीक है, पेयरिंग नहीं कराओगे, हुड रूल फॉलो करोगे, हुड रूल। हाँ बताओ 20 से काटो इक्वल हाफ, मतलब जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं है। जहाँ शेप होगा रेगुलर ऑक्टाहेड्रल। क्लियर? अच्छा मान लो D6 है और लिगेंड वीक है तो डिस्टॉर्शन होगा। बोलो कैसे? 1 2 3 4 5 6, बताओ अनसिमेट्रिकल हो गया। अच्छा लिगेंड स्ट्रांग है तो, हाँ एक, जब स्ट्रांग है तो पेयरिंग तो कराओगे नहीं, जब स्ट्रांग है तो पेयरिंग, जब हाँ पेयरिंग कराओगे कैसे? 1 2 3 4 5 6, बताओ इसमें सिमेट्री आ गई। नहीं समझ में आ रहा क्या? हम उसी में खिंचापीची कर रहे हैं सब। बोलो समझ में आया? मतलब इसमें डिस्टॉर्शन नहीं है, इसका शेप होगा रेगुलर ऑक्टाहेड्रल जब हमारा लिगेंड क्या है? स्ट्रॉन्ग। अच्छा मान लो D7 है तो, बताओ अनसिमेट्रिकल आ गया, डिस्टॉर्शन आ गया। अच्छा D8 है तो, बोलो। हाँ देखो दो, जब D8 है और लिगेंड तुम्हारा क्या है? स्ट्रॉन्ग है। हाँ दो, तो ऐसे केस में क्या होगा? 2 2 4 2 6 7 8, बताओ सिमेट्री आ गई। D8 कॉन्फ़िगरेशन है, सिमेट्री आ गई। हाँ चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, चलो दोनों केस में शेप रेगुलर ऑक्टाहेड्रल रहेगा, रेगुलर ऑक्टाहेड्रल। बोलो D8 का कोई कॉम्प्लेक्स है और लिगेंड चाहे वीक हो चाहे स्ट्रांग हो, दोनों केस में शेप रहेगा रेगुलर ऑक्टाहेड्रल। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन एब्सेंस नहीं है उसमें। अच्छा D9 कर लो चलो, तो मतलब जहां तुमने एक पेयरिंग कराई, बता एक अनपेयर रह गया, अब 20 से काटो इक्वल हाफ में डिवाइड, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन आ गया। जैसे कॉपर का कॉम्प्लेक्स होगा डी, कॉपर का Cu+2 का कॉम्प्लेक्स D9 होता है, D9, उसमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन मिलेगा। अच्छा D10 है तो सब में 2 2 2 2 2 भर गए। अब बताओ इसको काटो 20 से इक्वल हाफ, इसको काटो 20 से इक्वल हाफ, सिमेट्री आ गई। मतलब इसमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा, चाहे लिगेंड वीक हो। इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी। 3 तरह की स्टेबिलिटी होती है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी। हाँ इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, फॉलो सिडविक रूल्स ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है कि नहीं, सिमेट्रिकल है तो रेगुलर ऑक्टाहेड्रल, सिमेट्रिकल नहीं है तो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, मतलब जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। अच्छा तीसरा है थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी। वो क्या है? थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी क्या है? जिस कॉम्प्लेक्स में थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी आएगी उसका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। जिस कॉम्प्लेक्स का क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जितना ज़्यादा नेगेटिव होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। यह है थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी। बोलो समझ में आया? उसको भी बता दे, उसको भी बता दे। हाँ पूछना है, पूछो। डी, हाँ D8 मेटल के वैलेंस शेल में D में 8 इलेक्ट्रॉन है और लिगेंड जो है वो स्ट्रांग भी हो सकता है, और लेकिन मेटल के कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। D में कितने? 8। अच्छा स्ट्रांग लिगेंड रहेगा तब। हाँ कितने? 8 इलेक्ट्रॉन है, स्ट्रांग लिगेंड रहेगा तो तुम पेयरिंग करा दोगे। 1 2 3 4 5 6। अब बचे कितने? 2 बचे। पेयरिंग कैसे होगी? पहले तो एक एक भरेगा अपना पेयरिंग, इसकी एनर्जी सेम है तो पहले एक एक भर के ना पेयरिंग कराएंगे, फिर एक एक भर के ना पेयरिंग कराएंगे। इसमें एनर्जी का गैप है, T2G EG में एनर्जी का डिफरेंस है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? पहले लोअर में भरेंगे। पहले हमने एक एक भर के फिर पेयरिंग कराई। अच्छा यहाँ 6 कैसे भरा हमने? 6 कैसे भरा? 6 भरने का नियम क्या है? 1 2 3 4 5 6 ऐसे भरा हमने। अब इसमें भी ऐसे भरेंगे 1 1, फिर पेयरिंग कराएंगे। समझ में आया ना? तो बताओ सिमेट्री तो आ गई, देखो ना। तो D8 का कॉन्फ़िगरेशन चाहे स्ट्रॉन्ग चाहे वीक, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा, शेप होगा रेगुलर ऑक्टाहेड्रल। दिस इज स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी। अब हम बात किसकी कर रहे हैं?
थर्मल आयन स्टेबिलिटी। और वो कैसे निकालेंगे? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी से। सामने देखो, सामने हमने अभी क्या बोला कि जब भी कॉम्प्लेक्स बनता है तो लिगेंड की वजह से इसका डी ऑर्बिटल दो पार्ट में स्प्लिट कर जाता है, इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। और जब भी टूटता है तो ऑक्टाहेड्रल में T2G और EG में टूटेगा। हाँ, T2G की एनर्जी ग्राउंड लेवल से 0.4 घटती है और EG की एनर्जी ग्राउंड लेवल से 0.6 बढ़ जाएगी। और याद रखना, जिसकी एनर्जी ज़्यादा रहेगी स्टेबिलिटी कम रहेगी, क्योंकि T2G की एनर्जी लेवल ग्राउंड लेवल से कम है, मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी कम है। और जब इलेक्ट्रॉन T2G में भराता जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, और EG में भराता चला जाएगा तो स्टेबिलिटी घटती जाएगी। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन T2G में भरे जाएंगे स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा आएगी। कितनी ज़्यादा आएगी? एक इलेक्ट्रॉन जब T2G में जाएगा तो एनर्जी इतनी घट जाएगी, और EG में इलेक्ट्रॉन चला गया तो एनर्जी 0.6 बढ़ जाएगी। और फिर सारे इलेक्ट्रॉन के हिसाब से हम टोटल एनर्जी निकालते हैं, उस एनर्जी को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड। और कैसे निकालेंगे उसका फॉर्मूला क्या, देखो सामने फॉर्मूला क्या है। हाँ, इसको निकालने का फॉर्मूला है -0.4 N T2G प्लस 0.6 N EG प्लस पेयरिंग एनर्जी। ये फार्मूला है। अब मान लो कोई तुम्हारे सामने कॉम्प्लेक्स रख दिया, आप पूछे इसका क्रिस्टल फेज एनर्जी बताओ, या ये पूछेगा विच कॉम्प्लेक्स हैविंग हाई क्रिस्टल फेज एनर्जी, या विच कॉम्प्लेक्स थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल। तो कैसे खोजेंगे? देखो सामने, पहले क्या करेंगे, उस मेटल का हम कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वो D5 है, D6 है, D1 है, D8 है, क्या है, समझ में आया? उसके बाद लीगेंड देखेंगे कि लीगेंड तुम्हारा कैसा है। ये सब जो मेटल है ये उसका ऑक्सीडेशन नंबर है और ये लीगेंड है। हमको क्या निकालना है? इस कॉम्प्लेक्स का क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालना है। मान लो इस मेटल का कॉन्फ़िगरेशन D1 है, तब D1 है तो सामने देखो हम निकालते चले। हाँ, ये D दो पार्ट में स्प्लिट कर गया, ये है EG और ये है T2G। हमेशा 3 और 2 में टूटेगा, याद रखना। 3 की एनर्जी ग्राउंड लेवल से कम होगी और 2 की एनर्जी ग्राउंड लेवल से बढ़ जाएगी, और जिसकी कम होगी T2G, जिसकी ज़्यादा हो जाएगी EG। ये बात है ऑक्टाहेड्रल में। सामने देखो, बात समझने की है। जैसे मान लो मेटल का कॉन्फ़िगरेशन D1 है, तो बताओ इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा, लो एनर्जी में जाता है हमेशा, बोलो। अब जब एक इलेक्ट्रॉन केवल इसमें गया T2G में, तो यहाँ N की जगह क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये N क्या है? N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G, और ये जो N लिखा हुआ है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें? EG में। तो जितने इलेक्ट्रॉन T2G में होंगे उसको हम यहाँ रख देंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन EG में होंगे उसको यहाँ रख देंगे, और सॉल्व करके हम ये वैल्यू निकालेंगे। हाँ, ये क्या है? हाँ, कितने इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हो गया। याद करो, जब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है ना, तो उसके इसमें पेयरिंग एनर्जी होती है, निकलती है, एनर्जी निकलती है। क्योंकि जैसे मान लो तुमने इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करा दिया यहाँ पर, जैसे मान लो ये 3 4 चौथा पेयरिंग करा दिया, तो जानते क्या होगा? जहाँ पेयरिंग हो जाएगी सेम एनर्जी स्पिन के इलेक्ट्रॉन में एक्सचेंज शुरू हो जाएगा। जहाँ इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी तो उसमें सेम ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक्सचेंज करने लगेगा, और एक्सचेंज करने से एनर्जी निकलती है। वो एनर्जी निकलती है इसलिए को पॉजिटिव दिखाया गया, और ये एनर्जी रिलीज हो रही है। नेगेटिव वैल्यू रिलीज, पॉजिटिव वैल्यू एब्जॉर्ब। हाँ देखो सामने, तो देखो जितने इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होता जाएगा वह पेयरिंग एनर्जी आ जाएगी। अच्छा, कि ये वैल्यू बहुत कम होती है, पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू बहुत कम होती है, और ये वैल्यू एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए हम लोग इसी को कंसीडर करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। लेकिन मान लो पेपर में दे दिया है तो तुमको मेंशन करो, जितने इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे उतनी पेयरिंग एनर्जी आएगी। मान लो 1 पेयर है तो 1p, या 2 पेयर है तो 2p, यदि 3 पेयर है तो 3p। बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, n क्या रखना है? n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G, और ये n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG। अब जैसे मान लो तुम्हारा D1 कॉन्फ़िगरेशन, तो बताओ यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन भराएगा केवल, तो बताओ इसका क्रिस्टल फेज एनर्जी क्या आएगी बताओ? हाँ, -0.4 बस। अच्छा, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 हो जाएगा -0.4 -0.8।
बोलो क्लियर। अच्छा यहाँ D3 है तो D3 है तो बताओ यहाँ 3 हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा माइनस पॉइंट, हाँ माइनस 1.2 बोलो क्लियर। 1.2 उसको बोलते हैं डेल्टा नॉट, ये हो गया डेल्टा नॉट। डेल्टा नॉट क्या है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग प्लस पेयरिंग एनर्जी, ये है पेयरिंग। बोलो समझ में आया? मतलब जितने ज्यादा T2G में इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे ये संख्या बढ़ेगी तो मतलब नेगेटिव वैल्यू बढ़ती जाएगी, एनर्जी क्या होगा? घटती जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन T2G में रहेंगे समझना स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, और इलेक्ट्रॉन EG में बढ़ते जाएंगे तो स्टेबिलिटी घटती जाएगी। अब जैसे मान लो क्वेश्चन आया किसी मेटल का कॉन्फ़िगरेशन D5 है और लिगेंड तुम्हारा क्या है? वीक। बताइए क्रिस्टल फील्ड स्ट्रेस एनर्जी क्या होगी? क्या करोगे बताओ? किसी मेटल का D5 कॉन्फ़िगरेशन है और लिगेंड बताओ क्या है? वीक। बताइए क्रिस्टल फील्ड स्ट्रेस एनर्जी क्या होगी? बता, लिगेंड वीक है ना, मतलब पेयरिंग नहीं करना। कैसे भरोगे? 1 2 3 4 5 बोलो। अच्छा जब 5 भरोगे तो T2G में कितने? 3, तो यहाँ रखोगे 3, तो 0.4 इंटू 3 माइनस 1.2। अच्छा यहाँ पे कितना? 2 है, तो 0.6 इंटू 2 1.2 है, मतलब माइनस 1.2 प्लस 1.2 नेट क्या होगा? 0। मतलब क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलिटी क्या होगा? 0 हो गई। अच्छा मान लो कहता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तब क्या होगा आंसर? तो देखो 1 2 3 4 5। अब बताओ कितने T2G में कितने हो गए? 5 हो गए, तो यहाँ रखा 5, कितना होगा? -2 आ जाएगा, डेल्टा नॉट। हाँ पेयरिंग एनर्जी कितना है? 2 प्लस 2p। अच्छा मान लो किसी मेटल का D8 कॉन्फ़िगरेशन, लिगेंड क्या है? वीक। बताओ क्या होगा? D8 कॉन्फ़िगरेशन, लिगेंड वीक है, मतलब पेयरिंग मत कराओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 यही रहेगा, हाँ 2 ऊपर रहेगा। हाँ बताओ कितना? 2 2 4 2 2 4 2 6 और 2 8, यही ना है? D8 है ना, तो यहाँ रखाएगा 6, तो यहाँ हो जाएगा 2.4, और यहाँ कितना है? हाँ यहाँ 2 6 दूनी 12 प्लस 1.2 कितना आएगा? माइनस 1.2 डेल्टा नॉट प्लस 3p। बोलो निकाल सकते हो ना? मतलब जितना ज्यादा T2G में इलेक्ट्रॉन रहेगा स्टेबिलिटी उतनी बढ़ेगी, और EG में इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा? घटती जाएगी। अब तुम्हारे सामने मान लो पूछता है किस केस में ये वैल्यू 0 रहेगी? ये वैल्यू 0 कब रहेगी? ये वैल्यू 0 तभी रहेगी जब मेटल का D0 कॉन्फ़िगरेशन है। अच्छा D10 रहेगा तब भी 0 हो जाएगा। अच्छा D5 वीक रहेगा तो 0 है, स्ट्रांग में 0। बाकी इसके अलावा जितनी पॉसिबिलिटी बन रही है सभी में कुछ न कुछ क्रिस्टल फील्ड प्रेशर जी वैल्यू आएगी। ठीक है, अगर आएगी तो उसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ, सुनो ध्यान से, तुम लोग को जो हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाए थे तो वहाँ बॉर्न हेबर साइकिल पढ़ाए थे, और बॉर्न हेबर साइकिल से हमने आयनिक कंपाउंड की लैटिस एनर्जी निकालना बताए थे, फॉर्मूला बताए थे, सब वगैरह बताए थे कि नहीं? किसी भी आयनिक कंपाउंड की लैटिस एनर्जी निकालना है तो बॉर्न हेबर साइकिल से निकाल सकते हो, लोग कहा था ना? बोलो। हाँ, जिस कोऑर्डिनेट कंपाउंड की क्रिस्टल फील्ड स्ट्रेस एनर्जी वालों आ रही है, मान लो इसमें स्टेबलाइजर एनर्जी आ रही है, जिस किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में यदि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजर एनर्जी की वैल्यू आ रही है, उस केस में तुम जब उसकी बॉर्न हेबर साइकिल से लैटिस एनर्जी निकालोगे ना तो वो वैल्यू तुम्हारी उस वैल्यू से डिफरेंट आएगी। क्यों? इसकी वैल्यू डिफरेंट क्यों आ रही है? क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स में क्रिस्टल फील्ड स्ट्रेस एनर्जी इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स की जो हम लैटिस एनर्जी निकालेंगे बॉर्न हेबर साइकिल से तो उससे इसकी वैल्यू क्या होगी? डिफरेंट आ जाएगी। हाँ, जिस कॉम्प्लेक्स में वैल्यू 0 आ रही है, जैसे पता है इसमें 0 आ रहा है ना, पता है इसमें क्रिस्टल एनर्जी 0 है,
जब इसमें 0 आ रहा है, उस कॉम्प्लेक्स का तुम यदि लैटिस एनर्जी निकालोगे बॉर्न हेबर साइकिल से तो वैल्यू मैच कर जाएगी, एकदम मैच कर जाएगी पूरी। समझ में आया? जिस कॉम्प्लेक्स में क्रिस्टल फील्ड स्ट्रेच एनर्जी वैल्यू 0 रहेगी, उस केस में हम कॉम्प्लेक्स की लैटिस एनर्जी निकालेंगे किससे? बॉर्न हेबर साइकिल से, तो वैल्यू सेम आएगी। लेकिन जिस कॉम्प्लेक्स में 0 नहीं है, उसकी वैल्यू लैटिस एनर्जी की वैल्यू बॉर्न हेबर साइकिल से निकालोगे तो डिफरेंट आएगी। क्यों डिफरेंट आएगी? क्योंकि इसमें इन्वॉल्व है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइज एनर्जी, मतलब एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ गई है। वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आने की वजह से लैटिस एनर्जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। लैटिस एनर्जी जो है ये एनर्जी आ जाने से स्टेबिलिटी और बढ़ गई। मतलब लैटिस एनर्जी ज़्यादा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। हाँ, इस केस में जिसमें 0 नहीं होगा उसमें वैल्यू और ज़्यादा आएगी, मतलब स्टेबिलिटी और ज़्यादा और ज़्यादा। बोलो समझ में आया? मतलब ये जो है ना, ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को इंडिकेट कर रहा है। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ये कॉम्प्लेक्स की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को इंडिकेट कर रहा है। और बॉर्न हेबर का साइकिल जो लैटिस एनर्जी निकाले हो वो तो तुमको पता ही है कि जिसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, वो तुमको पता ही है। लेकिन जिस कॉम्प्लेक्स में जिसकी ये 0 नहीं रहेगी तो उसकी स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी। समझ में आया? और बढ़ जाएगी क्योंकि उस कॉम्प्लेक्स में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ गई, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। मतलब ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है। ये है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। तो बस 3 तरह की स्टेबिलिटी समझ में आई। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नोबल गैस के बराबर हुआ कि नहीं। दूसरा स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। और थर्मल स्टेबिलिटी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ये 3 एनर्जी को ध्यान में रखो, ये 3 बातों को ध्यान में रखो, तुमको कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी समझ में आ जाएगी, कौन कॉम्प्लेक्स स्टेबल है कि अनस्टेबल है। अच्छा, तुमने इलेक्ट्रॉन मान लो भर दिया, भरने के बाद यदि तुमको अनपेयर्ड दिख रहा है, अनपेयर्ड भरने के बाद तुमने कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन भर दिया लिगेंड के अनुसार, भरने के बाद अनपेयर्ड दिख रहा है, क्या दिख रहा है? तो पैरा होगा। अनपेयर्ड ना मिले तो, और जितने ज़्यादा अनपेयर्ड उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट उतनी ज़्यादा। समझ में आया कि नहीं? तो तुम ये भी बता सकते हो कॉम्प्लेक्स पैरा है कि जीरो में जो पॉजिटिव का मतलब उसकी लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी, और नेगेटिव आ रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो गया? बढ़ गया। मतलब जैसे मान लो 0 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि उस कॉम्प्लेक्स का जो तुम लैटिस एनर्जी निकालोगे बॉर्न हेबर साइकिल से निकालोगे वो एग्जैक्ट तुम्हारी मैच कर जाएगी। और जिसमें निगेटिव वैल्यू आ रहा है मतलब उसकी स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी, और पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है तो उससे भी कम हो जाएगी। समझ में आया? और आसान तुमको पता है, बस तुम ये देखो जिस कॉम्प्लेक्स में T2G में इलेक्ट्रॉन भर रहा है, समझो जितना ज़्यादा T2G में इलेक्ट्रॉन होगा समझना स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और EG में भरेगा तो स्टेबिलिटी घटेगी। सीधा सीधा जवाब यही है। बताओ इसमें ज़्यादा रहेगा, बताओ इसमें ज़्यादा रहेगा तो वैल्यू बताओ नेगेटिव ना होगी। जब इलेक्ट्रॉन T2G में ज़्यादा है, T2G में, तो बताओ नेगेटिव वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। और नेगेटिव वैल्यू बढ़ने का मतलब स्टेबिलिटी क्या हो गई? बढ़ गई। बताओ लैटिस एनर्जी भी तो क्या है? जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी निकलती है, क्या बोलते हैं लैटिस एनर्जी, वो भी तो नेगेटिव हो गई। लैटिस एनर्जी नेगेटिव होता है, पता है ना। सब्लिमेशन एनर्जी क्या था? एंडोथर्मिक। आयंस्टाइन जी क्या था? एंडोथर्मिक। बॉन्ड एनर्जी एंडोथर्मिक। 2 वैल्यू नेगेटिव था, याद करो वहां पर, लैटिस एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अच्छा, वो नेगेटिव और ये नेगेटिव आपस में जुड़ जाएगा तो कॉम्प्लेक्स की जो एनर्जी आएगी वो ज़्यादा आएगी। लैटिस बॉर्न हेबर साइकिल से निकालोगे तो उससे भी ज़्यादा आएगी। कब? जब इलेक्ट्रॉन T2G में ज़्यादा है तब। बोलो समझ में आया? हाँ, समझ में आ गया? बोलो। अब तुम्हारे सामने कोई भी कॉम्प्लेक्स रखता है, उसका शेप निकालना है, निकाल सकते हो कि नहीं शेप? बोलो। हाँ, यदि मान लो उसमें 2 बॉन्ड बन रहा है, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? जब वो मेटल लिगेंड के साथ 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड बना रहा है, तो उसके उसमें हाइब्रिडेशन क्या होगा? और यदि 3 बॉन्ड बना रहा है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन पर क्या है? कितने बॉन्ड बनेंगे? कोऑर्डिनेशन मतलब मेटल लिगेंड के बीच कितने बॉन्ड बनेंगे। नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यदि 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp। शेप क्या होगा? अच्छा, 3 बन रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, शेप ट्राइगोनल। अच्छा, 4 बन रहा है तो sp3 भी हो सकता है, dsp2 भी हो सकता है। sp3 dsp2। sp3 है तो
DsP2 है तो स्क्वायर प्लेनर होगा। अच्छा मान लो 5 बॉन्ड बन रहा है तो DsP3 भी हो सकता है, sp3d भी हो सकता है। अच्छा DsP3 है तो ट्राइगोनल और sp3d है तो स्क्वायर पिरामिडल। और यदि 6 बॉन्ड बन रहा है तो D2sp3 भी हो सकता है, sp3d2 भी हो सकता है। D अंदर का भी इस्तेमाल हो सकता है, बाहर का भी इस्तेमाल हो सकता है। जब भी अंदर का इस्तेमाल होगा तो अनपेयर्ड कम हो जाएंगे, वो या तो डाया होगा या रिड्यूस पैरा होगा, उसकी मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, कम, बोलेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और जब D बाहर का इस्तेमाल हो रहा है तो उसमें केस में अनपेयर्ड की संख्या बढ़ जाएगी, अनपेयर्ड बढ़ने से मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, वो हो जाएगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो D2sp3 लो स्पिन और sp3d2 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और जब भी D2sp3 sp3d2 होगा तो शेप होगा ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में भी दो बातें हैं, रेगुलर ऑक्टाहेड्रल और डिस्टॉर्टेड, बता दिया हमने। बोलो समझ में आया? बस तुमको करना क्या है कि जब लिगेंड स्ट्रांग दिखाई दे तो पेयरिंग कराना है, पेयरिंग कराने के बाद जो जगह खाली मिलेगी वहां से लिगेंड भरना शुरू करेगा। जो जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा वो हाइब्रिडेशन में आ जाएगा, जो जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा वो उसमें आएगा हाइब्रिडेशन में। एक तो निकाल के दिखा देते हैं, एक तो एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं। हाँ देखो सामने कॉम्प्लेक्स है K4FeCN6। हाँ देखो सामने, इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ क्या आएगा, +2 आ जाएगा। हाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, हाँ 6। ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +2, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कभी पॉजिटिव नेगेटिव में नहीं होगा, ध्यान रखना। अच्छा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होगा, आयरन का है 26, 2 पॉजिटिव चार्ज 2 लॉस, 1 लिगेंड देगा 2, 6 देगा 12, कितना हो गया 36। मतलब क्रिप्टॉन की स्टेबिलिटी पा गया, इफेक्टिव एटॉमिक रूल फॉलो हो गया, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी आ गई। अच्छा इसके बाद +2 है ना, आयरन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d6 4s2, 3d6 4s2। मतलब यहाँ +2 है तो 2 लॉस हो गया तो हो जाएगा 3d6 4s0 हो गया। बोलो अब ये +2 हो गया। हाँ डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। अच्छा बताओ लिगेंड क्या है, स्ट्रांग है। पहले 2 पार्ट में टूटेगा ये, T2G EG। हाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। हाँ 3 की घटेगी और 2 की एनर्जी बढ़ जाएगी। पहले हम हाइब्रिडेशन शेप निकालें, बाद में करेंगे। हाँ पहले बताओ कितना, 6 है ना, 1 2 3 4 5। बताओ लिगेंड क्या है, स्ट्रांग की वीक, मतलब पेयरिंग करा दो। जब लिगेंड तुम्हारा वीक है तो स्ट्रांग है तो पेयरिंग कराओ, 1 2 3 4 5 6। अब इसको भी पेयरिंग करा दो सबको। हाँ बताओ ये 2 खाली हो गया, जहां से जगह खाली मिलेगी वहां से लिगेंड भरना शुरू हो जाएगा। अच्छा इसमें कौन सा इन्वॉल्व, 3D इन्वॉल्व हुआ, 4s खाली पड़ा है, 4s खाली है, 4p भी खाली है, तो यहाँ से भरना शुरू करेंगे। लिगेंड कितना, 6, 1 2 3 4 5 6। क्या इन्वॉल्व हुआ, D का 2 इन्वॉल्व हुआ, S का 1 इन्वॉल्व हुआ, P का 3 इन्वॉल्व हुआ। तो बताओ हाइब्रिडेशन क्या हो गया, D2sp3। अब बताओ D अंदर का इस्तेमाल हुआ कि बाहर का, ये है तुम्हारा 3D, ये है 4s, ये है 4p और ये 4d खाली पड़ा है, 4d खाली पड़ा है। तो बताओ D अंदर का इस्तेमाल हुआ कि बाहर का, तो अंदर का, D अंदर का इस्तेमाल हो गया। क्या बोलेंगे, लो स्पिन। क्यों लो स्पिन बोला, क्योंकि अनपेयर्ड है ही नहीं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, 0, रिड्यूस पैरामेट्रिज्म हो गया, रिड्यूस, तो कहेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये हो जाएगा लो स्पिन। हाँ अब देखो ध्यान से, अब ये देखा जाए कि इसमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा। बताओ जब D2sp3 शेप क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टा। अब ये देखना है कि ऑक्टाहेड्रल रेगुलर है कि डिस्टॉर्टेड है, इसमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन लगेगा कि नहीं लगेगा, देखा जाए लगेगा कि नहीं। हाँ तो बस कितने, 6 है ना, बोलो। हाँ भरोगे 1 2 3 4 5 6। पता इसमें सिमेट्री आ गई, सिमेट्री आ गई, मतलब इसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं है। ये मेटल सारे लिगेंड को बराबर रिपेल करेगा, इसमें एंगल में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। इसका शेप होगा रेगुलर ऑक्टाहेड्रल, रेगुलर
ऑक्टाहाइड्रल, मतलब जॉन टेलर डिस्टॉर्शन एब्सेंट नहीं होगा। अच्छा, अगला है इसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, बताइए क्या होगा। हाँ, एक मिनट रुको, पहले बताइए पैरा है कि डाया। हाँ, डाया, क्योंकि अनपेयर्ड तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो, मैग्नेटिक मोमेंट हो गया जीरो, कॉम्प्लेक्स हो गया डाया मैग्नेटिक। अच्छा, अब निकालना है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। बता सारे किस में है, T2G में है, सारे T2G में है, तो यहाँ रख दोगे तुम 6, यहाँ हो जाएगा -0.4 × 6 और प्लस हाँ 0.6 × 0, कोई इलेक्ट्रॉन T2G में है ही नहीं, तो कितना होगा -2.4 डेल्टा नॉट प्लस कितने कितने हैं, हाँ 3p। बताओ नेगेटिव वैल्यू आ गई ना। अब बताओ इलेक्ट्रॉन T2G में भरा हुआ है ना, मतलब इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। अब बॉर्न हेबर्ट साइकिल से लैटिस एनर्जी निकालोगे ना, बॉर्न हेबर्ट साइकिल से उसकी लैटिस एनर्जी निकालोगे तो उस वैल्यू से इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, ज़्यादा आएगी, क्योंकि ये वैल्यू जाके उसमें जुड़ गई। समझ में आया। बॉर्न हेबर्ट साइकिल से लैटिस एनर्जी निकालेंगे फार्मूले से, और इससे जो ये वैल्यू आएगी वो डिफरेंट आएगी, और ये वैल्यू जाके जुड़ जाने से नेट वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। मतलब ये शो कर रहा है कि कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल है। टाइम हो गया ना, आइसोमर रह गया। आइसोमराइज रह गया, आइसोमरिज्म और IUPAC। बोलो। वैसे देखो आइसोमर्स में क्वेश्चन तो बहुत बनता है, कंसेप्ट मात्र 2 लाइन का है, हम एसेंस बता देते हैं, समझदार इशारे में समझ लेगा, जो समझे वो खिलाड़ी, जो ना समझे वो अनाड़ी। 2 लाइन में सुनाएंगे, सामने देखो। सुनो ध्यान से, 2 लाइन में कंसेप्ट सुना रहे हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री आइसोमर में खोजना है। मान लो स्टीरियो केमिस्ट्री में क्या था, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल का केस है। मान लो तुमको ज्योमेट्रिकल खोजना है, तो पहले ये देखना कि कॉम्प्लेक्स प्लानर होना चाहिए, मतलब वो स्क्वायर प्लानर होना चाहिए या तो ऑक्टाइड होना चाहिए। ज्योमेट्रिकल शो करने के लिए कॉम्प्लेक्स शुड बी स्क्वायर प्लानर या ऑक्टाइडल होना चाहिए, टेट्राइडल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि टेट्राइडल मालिक्यूल 3 डायमेंशनल होता है, और 3 डायमेंशनल पे ज्योमेट्रिकल नहीं मिलता, ज्योमेट्रिकल मिलता है 2 डायमेंशनल पर मालिक्यूल प्लानर, ताकि लिगेंड की एडजेसेंट फार पोजीशन डिफाइन कर सके। लिगेंड की एडजेसेंट पोजीशन और फार मतलब एडजेसेंट तो सिस, फार है तो ट्रांस, तो सिस और ट्रांस एडजेसेंट फार डिफाइन करने के लिए आवश्यक है कॉम्प्लेक्स शुड बी प्लानर, या तो स्क्वायर प्लानर हो या तो ऑक्टाइडल हो, तभी ज्योमेट्रिकल मिलेगा, टेट्राइडल में ज्योमेट्रिकल नहीं मिलेगा। चलो ठीक है, स्क्वायर प्लानर मिलेगा, ऑक्टा मिलेगा, तो कब मिलेगा? जवाब तभी मिलेगा जब हम किसी 4 लिगेंड में से किसी 2 लिगेंड को फिक्स करके बाकी 2 को 180 घुमा दें। जैसे 4 लिगेंड है, स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स है, तुम किसी 2 लिगेंड को फिक्स करके रिमेनिंग को घुमा दो, या इसको फिक्स कर घुमा दो। घुमाने पे चेंज ऑब्जर्व होना चाहिए, चेंज ऑब्जर्व होना चाहिए। चेंज ऑब्जर्व हो गया, ज्योमेट्रिकल शो। और यही कंसेप्ट स्क्वायर प्लानर में भी है, यही कंसेप्ट ऑक्टाइडल में भी है, ज्योमेट्रिकल हो गया। अब देखो, यदि मेरे पास समय होता ना, समय होता तो हम बना के दिखाते, लेकिन समय नहीं है। ऐसा करो दोस्तों, अभी लगा के देखो, लग गया तो ठीक है, नहीं तो एक लेक्चर और ले लेंगे, क्या जाता है, कोई फिक्स थोड़ी हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ी है वो। मेरी बात समझ में आ रही है? पहले सुन लिया कि नहीं? ज्योमेट्रिकल का कंसेप्ट क्या है? या तो स्क्वायर प्लानर या तो ऑक्टाइडल, और उसमें से 4 लिगेंड में से किसी 2 लिगेंड को फिक्स करके बाकी को 180 घुमाओ, चेंज ऑब्जर्व होना चाहिए। चेंज ऑब्जर्व हो गया, ज्योमेट्रिकल शो कर जाएगा। सामने देखो, ये किसका कंसेप्ट है? ज्योमेट्रिकल का। ऑप्टिकल कंसेप्ट क्या? सुनो, ऑप्टिकल के लिए मॉलिक्यूल 3 डायमेंशन होना चाहिए,
और 3 डायमेंशन होने के लिए वो या तो टेट्राहेड्रल हो या तो ऑक्टाहेड्रल हो। ऑप्टिकल टेट्राहेड्रल में मिलेगा, ऑक्टाहेड्रल मिलेगा, लेकिन स्क्वायर प्लेनर में नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है, टेट्रा मिलेगा, ऑक्टा मिलेगा। तो टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल में कब मिलेगा ऑप्टिकल? उसकी पहचान ये है, एक लाइन सुनो ध्यान से, यदि लिगेंड मोनोडेंटेट है, क्या है, तो उस कॉम्प्लेक्स को तुम 20 से काटो, कैसे भी काटो, कहीं से भी काटो, 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होना चाहिए। यदि नहीं हो रहा है तो समझो उसमें सिमेट्री एब्सेंस है, सिमेट्री नहीं है, एब्सेंस ऑफ सिमेट्री मतलब एसिमेट्रिक। और जहां एसिमेट्रिक हो गया कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल एक्टिव, वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा, प्लेन पोलराइज को रोटेट करेगा, डेक्स्ट्रो भी होगा, लीवो भी होगा। क्या बताया कि तुम उसको किसी प्लेन से काटो, इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होना चाहिए, पहला चीज। ये किसके लिए? मोनोडेंटेड लिगेंड है। और यदि बाइडेंटेड लिगेंड लगा है तब कुछ मत करो, उसका मिरर बना लो फट से, लिगेंड के सामने रख दो मिरर। बाइडेंटेड लिगेंड है, 2 बाइंडिंग साइट है, उसके लिगेंड के सामने फेस पर रख दो मिरर और उसका इमेज बना लो और उठा के उस पर रख दो। सुपरिम्पोज नहीं होना चाहिए, सुपरिम्पोज नहीं है, नॉन सुपरिम्पोज ऑप्टिकल एक्टिव, बस खत्म। अच्छा मिक्स टाइप का लिगेंड है, मोनो बाइडेंटेड मिला के दिया है, तो उस केस में क्या करें? जिसका बहुमत ज़्यादा हो, मोनोडेंटेड ज़्यादा है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक कर लो, और बाइडेंटेड ज़्यादा है तो मिरर इमेज बना लो, जिसका बहुमत ज़्यादा हो उसका। बस यही कंसेप्ट है। 10 लेक्चर का टॉपिक है, 10 लेक्चर का। ऐसा करो, अभी तुम लोग क्वेश्चन लगाओ, लग जाएगा तो फाइनल, सेकंड राउंड बाद में भी तो होगा, वहां देख लिया जाएगा। और नहीं जरूरत समझ में आएगी तो अगला लेक्चर ले लेंगे, क्या जाता है, क्यों, आजमा के देखा जाए। हाँ पेपर बांटो।